दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 0। मैं एक सितारा बनना चाहता हूँ। झांग, तुमने महसूस किया कि उसका जीवन अद्भुत था। पिछले महीने उन्होंने अपना 32वां सोलो कॉन्सर्ट आयोजित किया। कुछ दिन पहले उन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया गया था। कल उन्हें हॉलीवुड 3D साइंस फिक्शन ब्लॉकबस्टर रेलवे गोरिल्ला के लिए पुरुष लीड के लिए आमंत्रित किया गया था। एक उत्कृष्ट कलाकार के रूप में झांग, तुमने मिश्रित भावनाएं थी। क्या उसके पास जीवन में कोई पछतावा हुआ? नहीं, उसका जीवन सही था। अगर वह अपने जीवन में एक दोष का उल्लेख करना था तो यह शायद उसकी बुरी आदत होगी कि वह कभी छुटकारा पाने में कामयाब रहे। पहले जो भी उल्लेख किया गया था वह सिर्फ बकवास था। झांग, ये वास्तव में सिर्फ एक नया स्नातक था। वह इस दुनिया में एक बेहद सामान्य व्यक्ति था। उसका सपना एक सेलिब्रिटी बनना था। यह एक मेजबान, एक गायक या एक लेखक हो, वह सिर्फ प्रसिद्ध बनना चाहता था। उनका उद्देश्य बहुत अधिक था। न केवल वह एक स्टार बनना चाहता था, वह भी दुनिया के शीर्ष सुपरस्टार बनना चाहता था। यह उनका जीवन लक्ष्य था। उन्होंने उस विचार को कभी नहीं छोड़ दिया था। कल उनके पास एक रेडियो स्टेशन पर एक साक्षात्कार था। उसे अभी भी आत्मविश्वास की कमी थी, अनिश्चित अगर वह इसमें सफल होगा या नहीं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कल रात देर से सो गया, लेकिन आज रात उसके पास एक सपना था जहां शब्दों की कुछ पंक्तियां उसके दिमाग में चमक गईं। गेम इंस्टॉल करना। गेम अप्रमाणित। गेम स्थापित है। आप खेल के एकमात्र खिलाड़ी हैं। यह एक ऐसा गेम है जो गेमर को अपने सपनों को समझने में मदद करेगा। गेमर के सपनों और लक्ष्यों की जांच की है। खेल सेटिंग पूरी हुई। खेल लाइन, अंतर्निहित दुनिया में सबसे महान सुपरस्टार बनने के लिए पूर्ण सहायता गेमर। खेल कठिनाई अधिकतम। कृपया प्रतीक्षा करें। बेतरतीब ढंग से नया खिलाड़ी प्रोत्साहन पैकेज चुनना। प्राप्त इनाम। बेतरतीब ढंग से मौजूदा विश्व पृष्ठभूमि बदल रहा है। नीचे गिनती 5, 4, 3, 2, 1। खेल शुरू होता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अध्याय 1। बदलने के बाद दुनिया। बीजिंग। दूसरे दिन की सुबह। घर पर झांग, ये जो अभी जाग गए थे, अभी भी कल रात से सपने के बारे में सोच रहे थे। जैसे ही उसने जिम हाई ली, वो टेलीविजन पर स्विच किया ताकि वह खबर देख सके। अचानक उन्होंने महसूस किया कि उसके बाएं पिनकी पर एक अतिरिक्त चांदी की अंगूठी थी। यह स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो उससे संबंधित था। उसने उतना ही कोशिश की क्योंकि वह इसे ले जा सकता था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, लेकिन जब उसने अंगूठी की सतह को रगड़ दिया तो एक स्पर्श करने योग्य वर्चुअल स्क्रीन अचानक दिखाई दी। यह उनके सपने में संदेशों के समान फॉन्ट में लिखा गया था। ये कहा, खेल की अंगूठी आरंभिक। नए खिलाड़ी प्रोत्साहन पैकेज। मौजूदा विश्व पृष्ठभूमि को यादृच्छिक रूप से बदलना। वृद्धि के लिए तैयारी में है। नीचे गिनती 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। प्रोत्साहन पैकेज वृद्धि प्रारंभता। इसके बाद झांग, तुमने एक खतरनाक दृश्य देखा। बिस्तर पर फेंकने वाले HTC फोन ने घुमा और अजीब रूप से आकार बदल दिया। यहां तक कि ब्रांड भी बदल गया और इसके बजाय TCC उत्कीर्ण किया गया था। खिड़की के सिले द्वारा रखे गए 2 समुद्री डाकू जू जिमो के कविता संग्रह में से एक अचानक गायब हो गया, जबकि दूसरा चेन टियामो का कविता संग्रह बन गया। वह सभी बदलावों को ध्यान में नहीं दे सका क्योंकि उसके घर के भीतर कई चीजें परिवर्तन से गुजर रही थी। क्या अलार्म झांग, आप टेलीविजन पर बदलाव थे। चंगहोंग ब्रांडेड टेलीविजन एक फैशन ब्रांड में बदल गया जिसने कभी नहीं सुना था। और मुख्य बात यह थी कि टेलीविजन पर सामग्री प्रसारित की जा रही थी। आम टीवी का नया विविधता शो चमकदार चमक 1% दर्शकों को तोड़ता है। वू बैंक की नवीनतम फिल्म व्हाइट मेडेन बॉक्स ऑफिस में 500 मिलियन तोड़ता है। स्वर्गीय रानी झांग युवानिकी का नया गीत एक बार फिर विफल रहा। वह अब से फिल्म उद्योग पर ध्यान केंद्रित करेगी। कल विश्व प्रसिद्ध कलाकार डेक ब्लू स्काई का काम अमेरिका में नीलामी की गई थी। मनोरंजन सकल में कई लोग 20वीं शताब्दी की फिल्म के सबसे प्रभावशाली स्वर्गीय राजा के लिए ये गाने समर्पित हैं। चेन वेशी 10वीं वर्षगांठ स्मारक संगीत कार्यक्रम। स्वर्गीय राजा सूर्य यू ने गायन के दौरान मौके पर फाड़ दिया। झांग, तुमने सदमे की स्थिति में 10 मिनट के लिए ये सब देखा। वह अभी भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। टेलीविजन और सेलफोन ब्रांड कैसे बदल गया। स्वर्गीय रानी झांग युवानिकी। झांग युवानिकी नामक एक स्वर्गीय रानी कब थी? और 10वीं वर्षगांठ स्मारक संगीत कार्यक्रम। ये चेन वेशी कहां से आया था? उसने उसके बारे में कैसे नहीं सुना? झांग युवानिकी। क्या यह हो सकता है कि झांग जिया ने अपना मंच नाम बदल दिया था? क्या चेन वेशी ईजुन चेन का नया नाम था? यह सही नहीं हो सकता। ईजन चेन अभी भी जीवित है। व्हाइट मेडेन किस प्रकार की फिल्म थी? क्या यह एक फिल्म बाय यानसोंग एफ तारांकन ING में अभिनय था? जब एफ तारांकन उसने फिल्मांकन शुरू किया। झांग, तुम पर्दे खोलने के लिए एक आतंक में बिस्तर से दूर पहुंचे। उसने सब कुछ बदलते हुए देखा। सड़क से 2 पुराने पेड़ गायब हो गए थे। उन्हें बदलना एक फूल का बिस्तर था। दूरी में बहुत ऊंची इमारत एक छोटी इमारत में बदल गई थी, केवल 6 मंजिलों के साथ।
और न केवल कुछ इमारतें थीं जो मूल रूप से रंग में भौगोलन की स्थिति में भूरे रंग की थीं, यहां तक कि सीढ़ियों का रंग भी भूरे रंग के सफेद हो गया था। डिंग, प्रोत्साहन वृद्धि पूरी हो चुकी है। नोट, वास्तविक दुनिया की पृष्ठभूमि को सैद्धांतिक संतुलन में बदल दिया गया है। झांग तुम का चेहरा पीला हो गया। उन्होंने उस अज्ञात ब्रांड फोन को उठाया और इसकी जांच की। दिनांक और समय सही थे। कॉलेज से स्नातक होने के 2 महीने बाद आज का दिन था। अपने संपर्कों के कुछ पृष्ठों के माध्यम से फ्लिप करने के बाद उन्होंने जानबूझकर कुछ लोगों को बुलाया। उनके करीबी दोस्त अभी भी वही थे, लेकिन आसपास के बदलावों को कैसे समझाया जा सकता है? इसके अलावा इस खेल की अंगूठी उसके हाथ पर क्या थी? खेल की अंगूठी वास्तव में वास्तविकता बदल गई थी। झांग ये विश्वास नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने इंटरनेट की जांच के लिए अपने कंप्यूटर पर स्विच किया था। जितना अधिक वह ब्राउज किया, उतना ही भयभीत हो गया। ये बदल गया था, सब कुछ बदल गया था। वह जियोग या जीना नामक शो होस्टिंग उद्योग में कोई भी नहीं था। संगीत उद्योग में अब इमांस चेन या जैकी चेन जैसे लोग नहीं थे। फिल्म उद्योग में अब चीन और विदेशी देशों में फैंग जियाओगांग, सन होंगले इत्यादि जैसे लोग नहीं थे। क्यूबाशी या पाब्लो पिकासो जैसे लोग अब सुलेख या चित्रकला की दुनिया में मौजूद नहीं थे। दिव्य गीत परटर्ब्ड, मो यान के उपन्यास, बीथोवेन के पियानो टुकड़े, फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स, विविधता शो, चीन की आवाज, प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा, वे सब चले गए। इन सभी चीजों को अनजान गेम द्वारा यादृच्छिक रूप से बदल दिया जा रहा है। उन्होंने सोचा कि क्या ये गेम पुरस्कार थे जिन्हें उन्होंने एकमात्र खिलाड़ी के रूप में प्राप्त किया था। हालांकि वास्तविकता कैसे एक खेल बन गया, और यह किस तरह का खेल था? कॉन्ट्रा या सुपर मारियो? क्या उसे दीवार पर तोड़ने के लिए अपने सिर का उपयोग करना चाहिए, जिससे एक छोटे जादुई मशरूम को फटने के लिए जो उसे बड़ा बना सकता है? बेशक ऐसी चीजें थीं जो नहीं बदलती थीं। कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आंकड़े, विश्व पैटर्न और सामाजिक वातावरण नहीं बदला था। मेज पर मास्टर कांग तत्काल नूडल्स अभी भी वही थे। एलवी अभी भी एक विश्व प्रसिद्ध ब्रांड था। बहुत सी चीजें संशोधित नहीं की गई थी। क्या यह तथाकथित यादृच्छिकता था? कुछ अलौकिक हो गया था। बिल्ली, क्या हुआ था? इस समय थंप सुना गया था। बाहर कोई व्यक्ति अपने दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दस्तक काफी जोरदार थे और निश्चित रूप से बहुत ताकत के साथ दरवाजे को हथौड़ा करके किया गया था। झांग तुमने अनुमान लगाया कि यह कौन था और इसे सुनने का नाटक किया। व्यक्ति ने कुछ और बार खटखटाए जाने के बाद चाबियों के क्लिनिंग को सुनाया जा सकता था और दरवाजा अचानक खोला गया था। झांग तुमने उस व्यक्ति को देखा जो अंदर आया था। वो सोच रहा था कि भले ही दुनिया बदल गई हो, भालू अभी भी वही मकान मालिक था। उसकी 30वां दशक में एक महिला चली गई। वह बहुत सुंदर लग रही थी। कभी कभी 2 शब्द बहुत सुंदर उसे बताने में बहुत मुश्किल थे। उदाहरण के लिए, उसने स्पष्ट रूप से अपने बालों को धोया था। उसका सिर अभी भी एक सफेद तौलिया में लपेटा गया था, लेकिन उसकी सुंदरता, जो राज्यों और शहरों को उखाड़ फेंक सकती थी, छुपा नहीं जा सका। उसका आंकड़ा असाधारण रूप से अच्छा था। उसकी त्वचा की लोच स्पष्ट रूप से प्रकट हुई और यह बहुत तेज दिखाई दिया। हालांकि कोई भी कुछ दिनों के लिए उसके साथ निकट संपर्क में होने के माध्यम से इस खूबसूरत महिला के माध्य पक्ष को समझ सकता है। वह अपने शब्दों के साथ विषम हो सकती है जैसा आप चाहते थे। यदि नहीं, तो भी इस उम्र में उसे अभी भी अविवाहित कैसे हो सकता है? बस उस मुंह के मुंह ने उसे सहन करने में असमर्थ बना दिया। यह देखते हुए कि झांग ये घर पर था, राव एटन ने अपने गले को मंजूरी दे दी और बिना मुस्कुराहट के हंसे, बच्चे, क्या आप छिपाने और मेरे साथ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं? जब मैं पूरे दिन दस्तक दे रहा था तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या आप मर रहे हैं? झांग तुम थोड़ी अजीब हो गई। मकान मालिक, तुम आए। राव एमआईएन आसानी से लिविंग रूम में बैठ गया। एक स्मैशिंग ध्वनि के साथ उसने एक कैलकुलेटर को टेबल पर फिसल दिया। झांग तुमने अतीत में अपने कैलकुलेटर को कई बार देखा था। पहले यह एक कैसियो ब्रांड था, लेकिन अब यह एक नए ब्रांड में बदल गया था कि उसने पहले कभी नहीं सुना था। यह एक के साथ शुरू हुआ। यह भी लगता है कि कैलकुलेटर व्यवसायों को बदल दिया गया था। तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि मैं यहाँ क्या हूँ? मैं यहाँ किराया इकट्ठा करने के लिए हूँ। उसकी उंगलियां एक बहुत अच्छी तरह से ज्ञात फैशन में कैलकुलेटर पर हथौड़ा की गईं। आपने इस महीने के किराए पर नहीं सौंप दिया है। पिछले महीने की उपयोगिताओं को जोड़ना, मैंने पहले ही उन्हें आपके लिए गणना की है। कुल 2582 हो जाता है। मैंने पहले ही आपको कई बार याद दिलाया है। 1% कम की अनुमति नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, लिटिल झांग, मैंने आपको मासिक किराया देने की अनुमति दी केवल इसलिए कि आप बीजिंग से थे। चारों ओर पूछो किस स्थान की, सबसे पहले आपको 3 महीने की किराए की जमा राशि की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने आपको कितना विशेष उपचार दिया है? झांग तुमने मुस्कुराया, कृपया मुझे एक और दिन दें। मेरे पास वास्तव में अभी कोई पैसा नहीं है। एक बार मुझे नौकरी मिल गई तो मैं इसे आपको दूंगा। राव एटन ने अपनी उंगलियों को सुंदर ढंग से घुमाया। यदि आपके पास कोई पैसा नहीं है तो अब खो जाओ। झांग तुमने अनुरोध किया, आप मेरी स्थिति जानते हैं। किराया मैंने पहले दिया था कि आप मेरे बुजुर्गों से सभी पैसे कमा रहे थे। मेरे पास केवल इतना पैसा है।
यदि आप मुझे पीछा करना चाहते थे तो मैं केवल अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस आ सकता हूँ। मैंने पहले ही उन्हें बताया था कि मैं स्नातक हो जाऊंगा और एक बार स्नातक होने के बाद स्वतंत्र हो जाऊंगा। मैं अभी भी अपने चेहरे के साथ वापस कैसे जा सकता हूँ? चाची, हमारी मंजिल को देखो। पूरी पंक्ति का वाणिज्यिक और आवासीय अपार्टमेंट आपके सभी हैं। आपकी धन में सिर्फ इस पैसे की कमी नहीं है। इसके बारे में मेरे पास आज दोपहर बीजिंग प्रसारण टेलीविजन स्टेशन पर एक साक्षात्कार है। अगर मैं वास्तव में एक मेजबान बन गया तो मैं अपने वेतन को एक बार किराए पर ले जाऊंगा। राव लक्ष्य ने उस पर नजर रखी और अवमानना के साथ कहा, आप एक मेजबान बने, इसे काट लें। अपने दिखने और ऊंचाई के साथ जो लोगों की भीड़ में आप पर ध्यान देंगे। आप केवल एक स्टार बनने के पूरे दिन सपने देखते हैं। आपको लगता है कि यह एक सेलिब्रिटी बनना आसान है। यदि आप एक मेजबान बन सकते हैं तो ये पुरानी चाची कल वसंत महोत्सव समारोह में दिखाई देने की हिम्मत होगी। झांग तुमने कहा, वैसे भी बस मुझे कुछ और दिन दे। मैं राव एएमआईएन ने इसे अनदेखा किया, कोई रास्ता नहीं। झांग तुमने कहा, क्या तुम नहीं देखते कि मैंने पिछले कुछ दिनों से नाश्ते भी नहीं खाया है? मेरे पास वास्तव में पर्याप्त पैसा नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है? राव एटन ने एक अमानवीय अभिव्यक्ति के साथ कहा। लंबे समय तक झगड़ा करने के बाद वह लैंडलॉर्ड को छोड़ने में कामयाब रहा। लगभग 10 मिनट के बाद राव एटन, जो पजामा में थे, वापस आ गए। उसने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी और तुरंत दरवाजा खोलने के लिए अपनी कुंजी का इस्तेमाल किया। झांग तुमने सोचा था कि बड़ी बहन राव यहाँ अपने पैसे को पुनः प्राप्त करने के लिए यहाँ थी, इसलिए उन्होंने ध्यान से कहा, मकान मालिक चाची, आप। राव एटन ने टेबल पर एक नाश्ता सेट फेंक दिया और ठंडा रूप से ग्रस्त, मैं इसे अकेला नहीं खा सकता था। बच्चा, तुम भाग्यशाली हो। मैं तुम्हें बताने दो, हालांकि इन दिनों नौकरियों को प्राप्त करना आसान नहीं है, फिर भी आप मीडिया कॉलेज से स्नातक हैं। समाप्त होने के लिए आपको नौकरी कैसे मिल सकती है? एक ही पेड़ से चिपकना बंद करो, आप अपने आप को लटकाओ। झांग तुम आश्चर्यचकित हो गए और जल्दी से कहा, धन्यवाद, मुझे मिल गया। राव लक्ष्य उसके ठंडे सुंदर चेहरे के साथ दरवाजे को झुकाकर छोड़ दिया। झांग तुमने महसूस किया कि उसका दिल गर्म हो जाता है। मेज पर नाश्ते को देखते हुए यह अभी भी गर्म था। जाहिर है यह इस बड़ी बहन राव से बचा नहीं था। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो उसने कहा था कि झांग तुमने सुना के बाद खरीदने के लिए नीचे चला गया था कि उसने कुछ दिनों तक नाश्ता नहीं किया था। झांग तुम बुरे जानते थे कि बहन राव वह व्यक्ति था जो अंदर पर गर्म था लेकिन बाहर की ठंड। उसके पास एक विशैला जीभ हो सकती है लेकिन वह अभी भी उसके बारे में परवाह करती है। असल में वही ये भी समझ गया कि बड़ी बहन राव का क्या मतलब था। हालांकि झांग तुम हमेशा युवा होने के बाद से इसे बड़ा बनाने के सपने थे। वह जनता का सामना करने एक मंच पर खड़े होना चाहता था। इस प्रकार उन्होंने कभी भी उन नौकरियों को नहीं माना था जो दृश्यों के पीछे होने में शामिल थे। झांग तुम नीचे लिफ्ट लेकर बाहर चला गया। सड़क पर झांग तुम चारों ओर देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि सड़क परिचित थी, फिर भी अजीब। बिलबोर्ड विज्ञापन सभी हस्तियों के थे जिन्हें वह नहीं जानता था। कुछ व्यवसाय की दुकानें सबसे लोकप्रिय संगीत खेल रही थी कि झांग तुमने पहले कभी नहीं सुना था। जैसे ही वह इस परिचित, अभी तक अजीब सड़क के माध्यम से चला गया, उसे अनुकूलित करना मुश्किल हो गया। वह महसूस किया कि वह इस बदली दुनिया से मेल नहीं खाता था। कई चीजें बदल गई थी, या ये कहा जा सकता है कि यह अब झांग ये के अतीत की दुनिया नहीं थी। यह अगस्त था, हवा अभी भी गर्म और परेशान थी। यह वैज्ञानिक नहीं था, वास्तव में अवैज्ञानिक। झांग ये आखिरकार एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक था। बेशक वह आसानी से इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका। ये किस दिन और उम्र थी? यह अब एक प्राचीन समाज नहीं था जहां राक्षसों और भूत जैसे अंधविश्वास मौजूद थे। अंधविश्वास होने के नाते केवल नुकसान हुआ। ये कुछ प्राथमिक विद्यालय बच्चों को जानता था। सब कुछ विज्ञान में उबला हुआ। किसी को विज्ञान की शक्ति में दृढ़ता से विश्वास करना पड़ा। इस प्रकार झांग तुम की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने अपनी जेब से सम्मानपूर्वक एक युआन सिक्का निकाला और उसने इसे ईमानदारी से हवा में फेंक दिया। अगर यह सिर है तो यह बताता है कि इस दुनिया की पृष्ठभूमि वास्तव में खेल द्वारा बदल दी गई है। यदि यह पूंछ है तो यह कहता है कि सब कुछ नकली है। डिंग लिंग लिंग, सिक्का जमीन पर उतरा। सिर झांग ये का दृष्टिकोण काला हो गया। यह नकली नहीं था, सब कुछ असली था। अध्याय 2, मैं बचा सकता हूँ। दोपहर, यह अगस्त था, हवा अभी भी गर्म और परेशान थी। यह सही नहीं है। पर्यावरण का यह विवरण पहले ही लिखा गया था। यह अगस्त था, हवा अभी भी थी, परेशान रूप से गर्म, ठीक है, जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। इस दुनिया के बीजिंग रेडियो स्टेशन ने कुछ साल पहले बीजिंग टेलीविजन स्टेशन के साथ विलय कर दिया था। हालांकि वे विलय कर चुके थे, उनके कार्यालय अलग थे। रेडियो प्रसारण भवन के तहत झांग ने अपने पश्चिमी सूट को समायोजित किया। वह एक कुत्ते की तरह लग रहा था, एक सम्मानजनक व्यक्ति चलने से पहले। सभी आधिकारिक कर्मचारियों ने पहले ही दिन में काम शुरू कर दिया था। अब प्रवेश करने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा साक्षात्कार उम्मीदवारों झांग ये की तरह थे। अभी भी कुछ समय था, चलो अंगूठी की जांच करते हैं।
झांग तुमने अपने सिर को कम कर दिया क्योंकि वह अपने बाएं हाथ पर रहस्यमय खेल की अंगूठी के साथ झुका हुआ था। आंख को पकड़ने वाली स्क्रीन केवल उसके द्वारा देखी जा सकती थी। उसके आसपास के लोगों ने स्क्रीन पर ध्यान नहीं दिया। झांग तुमने महसूस किया कि एक ठंडा उसकी पीठ नीचे चला गया। यह बहुत भयावह था। क्या उसके दिमाग में कुछ गलत हो सकता है? तो इस तरह के गंभीर भ्रम के परिणाम स्वरूप एक सेकंड था जब उसने सोचा था कि उसे मस्तिष्क के पूरक मस्तिष्क सफेद सोने जीवन के लिए खाना होगा। वर्चुअल स्क्रीन में कुछ विकल्प थे। प्रतिष्ठा 199 983। आइटम कोई नहीं। व्यापारी की दुकान अनलॉक नहीं। लॉटरी एक खजाना छाती पुरस्कार प्राप्त करें। नोट: प्रतिष्ठा की वृद्धि खिलाड़ी की प्रसिद्धि, एक्सपोजर, उपलब्धि, विश्वास, प्रतिष्ठा और अन्य संबंधित कारकों से संबंधित है। व्यापारी की दुकान और लॉटरी में आइटम प्रतिष्ठा बिंदुओं का उपयोग करके खरीदे जा सकते हैं। प्रतिष्ठा आज तक खिलाड़ी के जन्म के बाद से कुल प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सकती है। 190,000 जोड़ प्रतिष्ठा अंक। झांग तुम थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित हो गए। जब वह लेखन रचना के लिए प्राथमिक विद्यालय में था तो उन्होंने कुछ पुरस्कार प्राप्त किए थे। उन्होंने मध्य और हाई स्कूल के दौरान अपने अध्ययन में भी ठीक किया। उन्हें अक्सर अपने शिक्षकों द्वारा प्रशंसा की जाती थी। ठीक है, उसे टीवी पर जाने का अनुभव भी था। कॉलेज में वह और उनके छात्रावास के साथी को XIDAN में सड़कों पर एक CCTV रिपोर्टर ने साक्षात्कार दिया था। संवाददाता उसके लिए एक माइक्रोफोन को सौंपने से पहले झांग ने तुरंत उत्तर दिया था, मैं बहुत खुश हूं। फिर CCTV रिपोर्टर को भाषणहीन कर दिया गया और कहा, हम यह नहीं पूछ रहे हैं कि, हम पूछ रहे हैं कि क्या आप महसूस करते हैं। और इससे पहले कि वह बोलने से पहले झांग ये जो विचार में गहरी लग रही थी, अचानक जोर से कहा, समाजवाद अच्छा है। खैर, यह अज्ञात था कि यह अंत में प्रसारित किया गया था। क्या इन सभी प्रतिष्ठा अंक उनसे प्राप्त किए गए थे? 23 वर्षों में 190,000 जोड़ प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए। यह बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि झांग तुम जल्दी से ऐसा नहीं सोचते थे। जब उन्होंने वर्चुअल स्क्रीन के विकल्प खोले तो वह अपने प्रतिष्ठा बिंदुओं के साथ क्या खरीद सकता था, तो उन्हें लंबे समय तक भाषण दिया गया। व्यापारी की दुकान को अनलॉक नहीं किया गया था, इसलिए वह केवल लॉटरी विकल्प पर क्लिक कर सकता था। लॉटरी 100,000 प्रतिष्ठा बिंदु की आवश्यकता है। खरीद पर गेम यादृच्छिक रूप से एक खजाना छाती का चयन करेगा। आकाश। आखिरकार उसने अपने जीवन में किया था। उन्होंने लॉटरी में एक बार आकर्षित करने के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठा बिंदु एकत्र किए थे। 2 बार ड्राइंग से कम। लॉटरी के साथ अपनी किस्मत की कोशिश करने की मानसिकता के साथ उन्होंने स्क्रीन को अपने हाथ से छुआ। यह एक ठोस भावना थी। संकेतित डिस्प्ले पर अपने चयन की पुष्टि करने के बाद 100,000 अंक खर्च किए गए और उनकी प्रतिष्ठा तुरंत 99,983 बन गई। लॉटरी इंटरफेस फ्लैश और वर्चुअल व्हील दिखाई दिया। एक सुई और एक बटन था। पहिया पर शब्द खपत श्रेणी, आंकड़े श्रेणी, कौशल श्रेणी और विशेष श्रेणी थे। प्रत्येक श्रेणी में एक संबंधित रंग और अपना क्षेत्र था। 4 क्षेत्र आकार में अलग थे। खपत श्रेणी ने पहिया का एक बड़ा हिस्सा लिया, इसका लगभग आधा हिस्सा। इसके बाद के आंकड़े और कौशल श्रेणियां थीं। साथ में उन्होंने पहिया के लगभग दूसरे आधे हिस्से को लिया। सबसे छोटा क्षेत्र विशेष श्रेणी थी। इसने केवल एक छोटा सा क्षेत्र लिया और लगभग अदृश्य था। एक गेम स्क्रीन परिचय दिखाई दिया। श्रेणी स्पष्टीकरण। खपत श्रेणी एक बार उपयोग डिस्पोजेबल उपभोग्य वस्तु। आंकड़े श्रेणी स्थायी रूप से एक स्टेट बढ़ाना। कौशल श्रेणी कौशल का अनुभव आइटम। विशेष श्रेणी एक निश्चित व्यापारी वस्तु खरीदने के क्रय विशेषाधिकार जोड़ता है। नोट: आइटम श्रेणी से खजाना छाती जहां पॉइंटर स्थिरता से रोकता है वह आइटम होगा जो प्राप्त किया जाएगा। झांग तुम भ्रमित थे। वह केवल लॉटरी शुरू करने के लिए बटन दबाकर कोशिश कर सकता है। बादा। लॉटरी शुरू हुई। पहिया पर सुई चलती रही क्योंकि पहिया घड़ी की दिशा में घूमती है। कुछ सेकंड के बाद सुई धीमी हो गई और आखिरकार पहिया खपत श्रेणी के सबसे बड़े क्षेत्र पर उतरा। लॉटरी पूरी हो गई थी। एक छोटा सा सुनहरा खजाना छाती दिखाई दी। पुरस्कार स्वचालित रूप से अपनी सूची में संग्रहित किया गया था और उनकी सूची में छोटे स्वर्ण खजाने की छाती का एक आइकन दिखाई दिया। आप इसका उपयोग कैसे करते हैं? झांग तुमने इन्वेंट्री में अपना हाथ खींचने की कोशिश की। उसका हाथ वास्तव में दर्ज किया गया था जैसे कि इसके भीतर एक जगह थी। जैसे ही उसने फ्लोटिंग ट्रेजर चेस्ट छोटे को छुआ, उसने इसे पकड़ लिया और खजाना की छाती खोली जो कि कोई भी नहीं देख सकता था, फिर भी सड़क पर रहते हुए। गोल्डन लाइट के फ्लैश के साथ खजाना छाती खोली गई। यह एक छोटा क्रिस्टल था। प्रदर्शित आइटम सहेजें। मद विवरण। एक बार उपयोग डिस्पोजेबल उपभोग्य वस्तु। एक रिकॉर्ड बचाता है। यह सहेजने वाली फाइल केवल आधे घंटे तक संग्रहित की जा सकती है। सहेजें। ये झांग तुमसे बेहद परिचित था। जो कोई भी गेम खेला था वह जानता था कि गेम को बंद करने से पहले या बाद में एक निश्चित घटना को फिर से करने के लिए सहेजे गए थे। ये केवल 30 मिनट के लिए संग्रहित किया जा सकता है। इसका मतलब यह था कि इसका उपयोग करने के 30 मिनट बाद इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। सेव को अमान्य किया जाएगा। लॉटरी और खजाने की छाती के लिए वे उनके लिए विदेशी नहीं थे। कई खेलों में लॉटरी थी।
विभिन्न ग्रेडों के खजाने की छाती के परिणामस्वरूप विभिन्न ग्रेड आइटम होते हैं। संभावना भी अलग थी। झांग तुमने क्रिस्टल बाहर ले लिया। सुनहरा खजाना छाती तुरंत प्रकाश के बिंदुओं में गायब हो गई। झांग तुम इसके साथ चारों ओर टिंकट पिए। गलती से उसने क्रिस्टल को कुचल दिया था। बचत पूरा हो रहा है। उस पल में समय एक सेकंड के लिए रुकने लग रहा था। सब कुछ अभी भी खड़ा था। जब सब कुछ बहाल किया गया था तो अंगूठी के इंटरफेस में एक और विकल्प था। लोड सेव प्रदर्शित किया गया था। रिकॉर्ड इस तरह से बचाया गया था। झांग तुमने अपनी नाक को छुआ, अभी भी उलझन में है। नौसिखिया प्रोत्साहन, पृष्ठभूमि परिवर्तन, खजाना छाती लॉटरी आइटम सहेजे। क्या वह वास्तव में एक खेल खेल रहा था? साक्षात्कार 10 बजे है। चलो जल्दी करो। भाई सूर्य, जल्दी क्या है? आप निश्चित रूप से स्वीकार किए जाएंगे। यह जरूरी नहीं है। वे केवल रेडियो होस्ट की स्थिति के लिए 2 लोगों को भर्ती करेंगे। मैंने सुना है कि 20 से अधिक लोग थे जो लिखित साक्षात्कार के लिए आवेदन करते थे। प्रतियोगिता भयंकर है। वास्तव में मेजबानों की स्थिति सबसे लोकप्रिय है। पुराने जो और मेरे पास तुलनात्मक रूप से कम दबाव है। मैंने एक संपादक बनने के लिए आवेदन किया, जबकि ओल्ड जो एक ऑपरेटर होने के लिए आवेदन किया। कम प्रतिस्पर्धा है क्योंकि कम लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था। कुछ लोगों ने यह कहा कि वे अंदर चले गए। झांग तुमने उस समय देखा। उन्होंने खेल की अंगूठी का शोध करने और ऊपर की ओर जल्दबाजी की अनदेखी की। साक्षात्कार आज उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने विकास मार्ग के माध्यम से ठीक से सोचा था। अपने गुणों और छवि के साथ क्या वह एक टेलीविजन मेजबान होना चाहिए? एक गायक, एक फिल्म स्टार। वह एक फिल्म में खलनायक होने के लिए भी अर्हता प्राप्त नहीं करता था। वह बकाया नहीं था और कभी भी लोकप्रिय नहीं होगा। इसके माध्यम से सोचते हुए ये सबसे अच्छा था कि वह एक रेडियो होस्ट के रूप में शुरू होता है। अच्छे दिखने की आवश्यकता एक छोटे से कम थी। श्रोताओं के पास केवल अपनी आवाज से संपर्क होगा, इसलिए यह शुरू करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति थी। यह उनके भविष्य के विकास के लिए स्प्रिंग बोर्ड भी था। वह इस पर असफल नहीं हो सका। दूसरी मंजिल, रेडियो होस्ट साक्षात्कार स्थल। गलियारे में 20 से अधिक लोग थे। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, इसलिए वातावरण को चुप्पी के साथ मसाला दिया गया। झांग तुमने चारों ओर देखा और अचानक एक ठंडा महसूस किया। सभी 20 जोड़ लोग सुंदर और सुंदर थे। उन्हें छोड़कर 20 जोड़ लोगों में से सभी 25 से 30 वर्ष के थे और उन्हें छोड़कर अनुभव किया गया था। झांग ये का एकमात्र फायदा ये था कि उन्हें विशेष रूप से नौकरी के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वह मीडिया कॉलेज के प्रसारण विभाग से स्नातक थे। इसके अलावा उसके पास एक भी लाभ नहीं था। स्नातक होने के बाद झांग तुमने कुछ प्रसारण मीडिया कंपनियों में भी साक्षात्कार किया था, लेकिन उन्हें साक्षात्कार चरण में समाप्त कर दिया गया था। झांग आप जानते थे कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास दिखने और अनुभव की कमी थी। सूर्य होंगवेई, यहाँ अंदर आओ। पहले व्यक्ति को कमरे में लाया गया था। साक्षात्कार 5 मिनट में खत्म हो गया था। जब अगले व्यक्ति को अंदर बुलाया गया था तो उसके पास के बगल में लोगों ने साक्षात्कार के बारे में तुरंत पूछा। हालांकि कुछ बार के बाद किसी ने और नहीं पूछा। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर किसी का साक्षात्कार अलग था। कुछ लोगों को एक कठिन दर्शकों के साथ मौके पर बातचीत करने के लिए कहा गया था। कुछ लोगों को एक विषय पर बहस करने के लिए कहा गया था। उम्मीदवार की समग्र गुणवत्ता को समझने के लिए ये मतभेद यहाँ थे। 5वां व्यक्ति, झांग तुम। एक महिला सहायक को उसके हाथ में एक सूची के साथ बुलाया गया। झांग तुमने एक गहरी सांस ली और खड़ा हुआ। वह झूठ बोल रहा होगा अगर उसने कहा कि वह परेशान नहीं था। कमरे के भीतर 8 साक्षात्कारकर्ता थे। पुरुषों और महिलाओं दोनों थे और वे गंभीर लग रहे थे। झांग ये देखकर उनमें से कम 2 लोग फेंक दिए। यह अज्ञात था कि उन्होंने असंतोषजनक क्या पाया। झांग तुम धीरे से झुका। उन्होंने अपनी सीट पर लौटने से पहले साक्षात्कारकर्ता को अपनी जानकारी और भाषण के आवश्यक रिकॉर्डिंग सौंप दी। उन्होंने खुद को पेश करना शुरू किया। प्रिय शिक्षक तारांकन, आप कैसे हैं? मेरा नाम झांग तुम है। मैं इस साल 23 साल का हूं और मैंने मीडिया कॉलेज के प्रसारण प्रमुख से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। मैं एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बाधित रूप से बाधित किया। हमारे पास आपका फिर से शुरू होता है, इसलिए आपको इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने हाथों में जानकारी को देखा। ओह, आपके लिखित परीक्षा परिणामों ने मुश्किल से कटौती की। उसके पास मध्य आयु वर्ग की महिला ने उनके साथ आदान प्रदान किया और एक पांडुलिपि निकाली। उसने इसे टेबल पर रखा और ठंडा कहा, साक्षात्कार के लिए केवल 2 प्रश्न है। पहली बार आपके लिए पांडुलिपि पढ़ने के लिए अपनी सबसे तेज गति का उपयोग करना है और फिर इसे स्क्रिप्ट से पढ़ें। ऑफ स्क्रिप्ट। यह इतना आसान था। झांग तुम बहुत खुश थे। हालांकि स्क्रिप्ट से जाना उनकी सबसे अच्छी विशेषता नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह बहुत मुश्किल नहीं था। उन्होंने कॉलेज में वापस इस पर व्यवस्थित प्रशिक्षण किया था। इसे मूल बातें माना जाता था। इस प्रकार वह चला गया और पांडुलिपि को उठाया और इसे देखा। लगभग 1000 शब्द थे। यह बहुत लंबा था, लेकिन जैसे कि झांग आप पर विश्वास महसूस कर रहे थे कि वह इन सभी शब्दों को याद कर सकता है, मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अपने हाथों को फैलाया और 10 सेकंड के बाद झांग के हाथों से पांडुलिपि ली। ओह, मैंने इसे पढ़ना समाप्त नहीं किया है।
झांग तुमने आश्चर्य से कहा। यही वह है, इसे पढ़ें। मध्य आयु वर्ग की महिला ने उदासीनता से कहा। अन्य साक्षात्कारकर्ताओं के पास कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ये बहुत सामान्य दिखाई दिया। हालांकि झांग तुम एक धुंध में थे शिक्षक, ये सिर्फ 10 सेकंड था और 1000 शब्द थे। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने दुखी कहा, अगर आपको इसे याद रखने के लिए एक दिन के समय की आवश्यकता है तो मैं इसे करने के लिए सड़क पर किसी को भी पकड़ सकता हूँ। हमें एक साक्षात्कार की आवश्यकता क्यों होगी? चूंकि हमने आपको इसे पढ़ने के लिए कहा, इसे दोहराएं। आप इतना बकवास क्यों कह रहे हैं? झांग ये थोड़ा गुस्सा था, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना ही स्क्रिप्ट कहो। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अधीरता से कहा, जल्दी करो, आपके बाद 10 से अधिक लोग हैं। झांग तुमने अपने क्रोध को निगल लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। एक नोटरी संगठन जो न्यायिक गतिविधियों और हमारे देश में सामाजिक आदेश की स्थिरता सुनिश्चित करता है, एक विशेष वैध कारण है। नोटराइजेशन एक नोटरी संगठन है जो प्राकृतिक व्यक्तियों, वैध व्यक्तियों या पर निर्भर करता है। 10 सेकंड के बाद वह सब था जो उसने पढ़ा था। साक्षात्कारकर्ताओं में से कुछ ने अपनी किताबों पर कुछ लिखा था। इसके बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना हाथ लहराया। यही वह है। दूसरे प्रश्न से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले। झांग आप जानते थे कि वह एक बार फिर अपने साक्षात्कार में असफल रहा था। वह असंतुष्ट था। क्या ये लोग बहुत अनुचित नहीं थे? आपने मुझे ये भी नहीं बताया कि मैंने कितना समय था और मुझे स्क्रिप्ट से जाने के लिए कहा। अंत में आप चाहते थे कि मैं 10 सेकंड के बाद शुरू करूं। इसे पढ़ने का उल्लेख नहीं करना। मैं देखना चाहता हूं कि आप 10 सेकंड में 1000 शब्दों को पढ़ने का प्रयास करें। यदि आप इसे वास्तव में शुरुआत से अंत तक खत्म कर सकते हैं तो मैं चांग E3 खाऊंगा। इसे भूल जाओ। देश ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। साक्षात्कार कक्ष से बाहर निकलने से पहले उन्होंने अपने पीछे एक साक्षात्कारकर्ता की बेहोशी आवाज सुनी। भविष्य में ऐसे लोगों के साथ लोगों को साक्षात्कार के माध्यम से जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे समय की बर्बादी है। झांग तुमने सुना। तब ही उन्हें एहसास हुआ कि जिस क्षण में उन्होंने प्रवेश किया उसे मौत की सजा दी गई थी। उन्होंने जानबूझकर उन्हें एक साक्षात्कार प्रश्न दिया था कि मृत्यु के खतरे के तहत भी कोई भी जवाब नहीं दे सका। दर्दनाक। मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूं। आपने मुझे जवाब देने का मौका भी नहीं दिया। मुझे विश्वास नहीं है। झांग ये जो गलियारे में था महसूस किया कि उसके दिल को बाहर कर दिया गया था। उन्होंने सहेजने वाले रिकॉर्ड को याद किया। वह समय जो उसने बचाया था तब से 30 मिनट के भीतर था और यह अभी भी बचत रिकॉर्ड के प्रभावी समय सीमा के भीतर था। उन्होंने इसे अंतिम उपाय के रूप में उपयोग करने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने अंगूठी के गेम इंटरफेस को खोला। लोड सेव विकल्प को देखते हुए उसने अपने दांतों को पकड़ लिया क्योंकि उसने उस पर दबाया। उसे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं। पढ़ना बचाओ, पढ़ना पूरा। तारांकन। वह यहाँ एक औपचारिक मोड का उपयोग कर रहा है, जैसे सर या श्रीमान की तरह अंग्रेजी में। चीनी में वे सम्मान के एक और संदिग्ध शब्द का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग शिक्षकों को संबोधित करने के लिए भी किया जाता है और भविष्य में शब्दों पर एक नाटक होगा, इसलिए शाब्दिक अनुवाद यहाँ प्रयोग किया जाता है। अध्याय 3। डमफॉल्ड साक्षात्कारकर्ता। उसकी आंखें एक धुंध में गईं। परिवेश बदल गया। आकाश नीला था और जमीन ग्रे थी। पहली भावना है कि झांग तुम उसके चारों ओर तापमान में बदलाव थे। यह अगस्त था। हवा अभी भी गर्म और परेशान थी। झांग आप अपने पर्यावरण का वर्णन करने के लिए इसका उपयोग क्यों करना पसंद करते हैं? ऐसा नहीं है कि उनकी शब्दावली की कमी है, न ही ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास साहित्यिक ज्ञान की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें केवल उन कुछ वर्णनात्मक वाक्यांशों को जानने के परिणामस्वरूप। ये वास्तव में नहीं है। गंभीरता से ये वास्तव में नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी नहीं, आप कभी समझ नहीं पाएंगे, चाहे मैं अपने कलाकारों की दुनिया को कितना समझाऊंगा। साक्षात्कार 10 बजे है। चलो जल्दी करो। भाई सूर्य, जल्दी क्या है? आप निश्चित रूप से स्वीकार किए जाएंगे। यह जरूरी नहीं है। वे केवल रेडियो होस्ट की स्थिति के लिए 2 लोगों को भर्ती करेंगे। मैंने सुना है कि 20 से अधिक लोग थे जो लिखित साक्षात्कार के लिए आवेदन करते थे। प्रतियोगिता भयंकर है। जैसे जैसे बदलाव ने उन्हें बंद कर दिया, झांग तुमने अपने पैर को पकड़ नहीं लिया और जमीन पर ठोकर खाई। जैसे ही उसने खुद की मदद की, उसने चारों ओर देखा। यह अब पहले से गलियारा नहीं था। वह अब रेडियो प्रसारण स्टेशन के प्रवेश द्वार के सामने खड़े थे। यह वह जगह थी जहां उसने पहले बचाया था। यहां तक कि सहेजने के बाद सुनाई गई उम्मीदवारों की वार्ता बिल्कुल वही थी। अपने सेल फोन पर उस समय को देखते हुए वह वास्तव में एक समय में लौटा था जो आधे घंटे पहले था। भगवान, यह चलो बहुत ज्यादा मत सोचो। करने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं। झांग ने एक बार इसके माध्यम से सोचा और चारों ओर आया। अब क्या हुआ था पर शोध करने का समय नहीं था। मेजबान होने का काम पाने के लिए उसे बिल्कुल आवश्यकता है। बचत ने उसे इसे फिर से करने का मौका दिया था। भले ही वह समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, उसे अभी भी अवसर का लाभ उठाना पड़ा। वह इमारत नहीं गया। इसके बजाय उन्होंने अपने सेलफोन पर इंटरनेट की खोज की। जैसा कि उन्होंने साक्षात्कार की पहली पंक्ति को याद किया, इसे ढूंढना बहुत आसान था। झांग तुम जल्दी से लेख मिला।
ये दक्षिण में एक विश्वविद्यालय में कुछ अज्ञात छात्र की एक शोध थीसिस थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि साक्षात्कारकर्ताओं ने इसे यादृच्छिक रूप से इंटरनेट पर पाया था। उसके पास केवल 25 मिनट या इतने बाय थे। एक और शब्द कहने के बिना उसने तुरंत याद रखना और पढ़ना शुरू कर दिया। 1000 शब्द पांडुलिपि बहुत लंबी थी। शुक्र है ये कुछ प्राचीन पाठ या क्लासिक नहीं था। चूंकि पूरी थीसिस अमूर्त शब्दों से भरा नहीं था और अगले से संबंधित हर शब्द और सामान्य ज्ञान के अनुसार होने के नाते इसे याद रखना मुश्किल नहीं था। इसके अलावा झांग आपको कानून का कुछ ज्ञान था, इसलिए वह उन शब्दों में से कुछ को जानता था। उसे इसे याद रखने की जरूरत थी। सफलता या विफलता इस पर आराम। ब्रॉडकास्टिंग बिल्डिंग में साक्षात्कार स्थल पर एक महिला सहायक ने दरवाजा खोला और उसकी सूची को देखा। झांग ये। एक बार कॉल करने के बाद कोई जवाब नहीं देने के साथ उसने दोहराया, झांग ये यहाँ है। ये तुम्हारी बारी है। गलियारे के अंत में झांग तुम तेजी से अपने मुंह से चली गई। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। मादा सहायक ने उसे संदेह के साथ देखा। इस साल सैकड़ों साक्षात्कारकर्ताओं को देखा, ये पहली बार था जब उसने किसी को जब किया था। क्या भिक्षु और पुजारी कार्यबल में शामिल होने के लिए तैयार थे? कमरे में साक्षात्कार के बीच निष्क्रिय समय के दौरान 8 लोग चाय पी रहे थे और उनके विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। एक 40 जोड़ ये पुरानी ली होंगलियन ने निराश रूप से कहा, साक्षात्कारकर्ताओं का ये बैच बहुत औसत है। एक पुराने झाओ गोजो ने यह भी कहा, हाँ, यह आधे साल पहले साक्षात्कार से भी बदतर है। एक अच्छा लिखित स्कोर क्या है? उन्हें क्षमता में कमी है। उसके पीछे एक युवा ने कहा, नेताओं ने अभी भी कुछ लोगों का साक्षात्कार किया है। कोई अच्छा होना चाहिए, उम्मीद है, लेकिन मुझे लगता है कि यह निराशाजनक है। झाओ गोजो ने अपने होठों को तोड़ दिया। पहले वह छोटा जू तारांकन ठीक था। यदि कोई अन्य विकल्प नहीं है तो हमारा चैनल उसे चाहेगा। ली होंगलियन लर्ड, मुझे लगता है कि लिटिल जू भी बुरा नहीं है। अब एक दस्तक के बाद दरवाजा खोला गया था। अगला साक्षात्कार, झांग तुम दर्ज किया। लोगों ने अपने निष्क्रिय चापलूसी को रोक दिया और उस पर नजर डाला, उसे आकार दिया। प्रिय शिक्षकों, आप कैसे हैं? ये जानकर कि वे अपने आत्मनिर्भरता को बाधित करेंगे, झांग ने बस अपना परिचय बदल दिया और मुफ्त महसूस किया। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए वह अभी भी असंतुष्ट और गुस्से में था। यह साथी का गुस्सा आमतौर पर खराब था। अगर लोगों ने उन्हें 1 इंच सम्मान दिया तो वह सम्मान का एक पैर वापस कर देगा। मेरा असली नाम झांग तुम है। झाओ गोजो हंसी में फट गया, आपके पास अभी भी एक मंच का नाम है। झांग तुम बस जवाब दिया, मेरे पास 2 चरण के नाम है, एक झांग टेंगलान तारांकन है और दूसरा झांग जिनकोंग तारांकन है। इस दुनिया में अब इन 2 महान लोग नहीं थे। साक्षात्कारकर्ताओं को यह समझ में नहीं आया कि वे अनजाने में झांग ये द्वारा उपहास कर रहे थे। ली होंगलियन झांग ये को अनदेखा कर रहे थे क्योंकि उसने अपना सिर अपने फिर से शुरू करने के लिए कम कर दिया था। परिणाम वही था, एक ही दृश्य और एक ही अभिव्यक्ति। इस बार झांग आप संवेदनात्मक रूप से 2 साक्षात्कारकर्ताओं को थोड़ा फ्राउनिंग का पता लगा सकते हैं। ये झांग ये की उपस्थिति के साथ उनकी असंतोष थी। यह अजीब था, यहां तक कि एक ऐसे उद्योग में जहां दर्शकों को ब्रॉडकास्टर का चेहरा नहीं देखा जा सका, प्रसारण मेजबान अभी भी अच्छे दिखने की उम्मीद थी। यह अच्छा होने का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि एक लोगों के विशाल बहुमत से बेहतर दिखने की जरूरत है। यह हमेशा प्रसारण मेजबानों के लिए ऐसा रहा था। झाओ गोजो और ली होंगलियन, जो झाओ गोजो के बगल में बैठे थे, बीच में बैठे थे और मुख्य न्यायाधीश थे। चूंकि 2 रेडियो होस्ट जिन्हें किराए पर लिया जाएगा, वे क्रमशः उनकी पर्यवेक्षण के तहत थे, इसलिए वे अपने चयन के साथ बहुत गंभीर थे। कोई भी खुद के लिए परेशानी नहीं चाहता था, इसलिए जब उन्होंने झांग ये अपने औसत दिखने के साथ देखा तो वे पहले ही उन्हें मानसिक रूप से पार कर चुके थे। इसके अलावा झांग तुम अपने फिर से शुरू होने पर सूचीबद्ध शून्य कामकाजी अनुभव था। नौकरी पर लेने से पहले उन्हें अभी भी कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने उन्हें स्थिति के लिए भी नहीं माना। यह एक विशेष प्रमुख में बुरा नहीं था, लेकिन प्रसारण विशेषज्ञता प्रमुख से स्नातक की उपाधि प्राप्त की गई थी। और उनमें से कितने एक मेजबान बन गए थे? केवल कुछ मुट्ठी भर लोग जो बेहद उत्कृष्ट थे, ऐसा करने में कामयाब रहे थे। झाओ गोजो और ली होंगलियन ने नजर का आदान प्रदान किया और एक दूसरे के विचारों को समझा। यह व्यक्ति निश्चित रूप से उपयुक्त नहीं था। वे यादृच्छिक रूप से उसे एक प्रश्न देंगे और उसे दूर करने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए। ली होंगलियन ने एक ही मुद्रा में किया और झांग ये पर नजर डाला। साक्षात्कार के लिए केवल 2 प्रश्न है। पहली बार आपके लिए पांडुलिपि पढ़ने के लिए अपनी सबसे तेज गति। अध्याय 4, जनता को झटके के लिए तूफानी पेट्रेल का गीत। कमरे में पूरा मौन। वास्तव में उन्होंने दूसरा प्रश्न भी तैयार नहीं किया था। उन्होंने झांग ये को पहले के साथ ब्रश करने की योजना बनाई, लेकिन अब इन परिस्थितियों में 8 साक्षात्कारकर्ता एक दूसरे को स्कोर करने के तरीके के बारे में जानने के बिना देखते थे। ऑन द स्पॉट प्रदर्शन के अनुसार इस युवा व्यक्ति को 100 अंक देना आवश्यक था। नहीं, उसे 200 अंक देने के लिए बहुत अधिक नहीं था। उसने इसे 10 सेकंड में पढ़ा था। स्क्रिप्ट से 900 से अधिक शब्दों को पढ़ा गया। ईश्वरीय व्यक्ति किस तरह का व्यक्ति कर सकता है?
पहले साक्षात्कारकर्ताओं ने सोचा कि झांग ये कोई अभिव्यक्ति नहीं होने के लिए एक बेवकूफ था। हालांकि जाहिर है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बेहद आत्मविश्वास था। उसे कभी भी हजारों शब्द एक समस्या नहीं मिली थी। इसके अनुरूप यह उनके लिए साक्षात्कारकर्ता थे जो बेवकूफ थे। हालांकि अगर वे झांग आपको एक आदर्श को देना चाहते थे तो यह उसे भर्ती करने के बराबर था। इस युवा व्यक्ति के लिखित परीक्षा परिणाम पारित हो सकते हैं, लेकिन ये 20 से अधिक लोगों के बीच उत्कृष्ट नहीं था। उम्मीदवारों के बीच मतभेद बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए साक्षात्कार उन्हें अलग करने का सबसे अच्छा तरीका था। 80 अंक एक बहुत ही उच्च स्कोर था, इसलिए एक आदर्श को देना मतलब है कि उन्हें निश्चित रूप से 20 से अधिक लोगों के बीच शीर्ष 2 में स्थान दिया जाएगा। दुर्भाग्यवश झांग ये की योग्यता उनके लिए स्वीकार्य नहीं थी। उनके लुक बहुत औसत थे और यहाँ तक कि एक रेडियो होस्ट भी था जिसे आमतौर पर अपने चेहरे को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी कभी कभी अपना चेहरा दिखाने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए गतिविधियों या सार्वजनिक उपस्थितियां होंगी। अगर उसके दिखने ने कटौती नहीं की तो ये श्रोताओं को प्रभावित करने के बाद प्रभावित करेगा। इसलिए अच्छा दिखता है और एक लंबी ऊंचाई आवश्यक थी। ली होंगलियन एक दुविधा में था। ओल्ड झाओ झाओ गुओजो ने झांग हाओ को उड़ा दिया और कहा, लिटिल झांग, हम इस साक्षात्कार से बता सकते हैं कि आप एक दुर्लभ प्रतिभा हैं। इसके अलावा आप एक विशेष पाठ्यक्रम स्नातक हैं। हमें आपका स्वागत करना चाहिए। ये वास्तव में मामला है। हालांकि आप गलत पेशे को चुना। मुझे आपके दिखने के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि आपके कॉलेज के शिक्षकों ने आपको उस मामले पर सलाह दी है। रेडियो पेशे ऐसा ही है। इस बारे में कैसे? मैं आपको एक बैकडोर दूंगा और हमें दूसरा साक्षात्कार प्रश्न नहीं होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे रेडियो स्टेशन में कई पद हैं। जब तक यह एक पीछे की दृश्य स्थिति है, न कि मेजबान स्थिति, आप उनमें से कोई भी चुन सकते हैं। मैं तुम्हें तुरंत पास कर दूंगा। कल अपनी बातें लाओ और काम के लिए रिपोर्ट करें। यदि आप मेजबान होने की सड़क पर जाना चाहते हैं तो यह वास्तव में आसान नहीं है। मेरे शब्दों के माध्यम से सोचो। एक दूसरे विचार के बिना, झांग तुमने कहा, शिक्षक, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि मेरी योग्यता मेरे रास्ते को कठिन बना देती है। हालांकि मैं केवल एक प्रसारण मेजबान होने के लिए आवेदन करना चाहता हूं। यह उनके सपनों पर उनका आग्रह था। यदि वह दूसरी नौकरी में स्विच करने के इच्छुक थे तो झांग तुम बहुत पहले किया होगा। वह इस दिन में बेरोजगार नहीं रहेगा। झाओ गुओजो ने अपना हाथ लहराया। यह बच्चा निश्चित रूप से सलाह नहीं सुनता था। ली होंगलियन ने भी अपने होठों को तोड़ दिया। क्या आप निश्चित हैं? मुझे आपको एक चेतावनी देने दो। दूसरा साक्षात्कार प्रश्न पहले की तुलना में आसान नहीं है। आपके पास करना लगभग असंभव है। युवा लड़के, ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर आपके लिए मुश्किल बना रहे हैं। साक्षात्कार इस तरह है। हम उम्मीदवार की योग्यता के अनुसार उचित कठिनाई का सवाल देते हैं। आपकी योग्यता वास्तव में एक प्रसारण मेजबान के लिए आवश्यक सीमा पारित नहीं कर सकती है। यही कारण है कि हमारे प्रश्न इसी तरह से कठिन है। इस प्रकार आपको उन योग्यताओं को मास्क करने के लिए कहीं अधिक उत्कृष्ट प्रतिभा की आवश्यकता है। मैं आपको निर्देशक झाओ के शब्दों पर विचार करने की सलाह देता हूं। क्या यह मुश्किल नहीं बना रहा था? आप जानबूझकर इसे मुश्किल बना रहे हैं। झांग ये एक बहुत जिद्दी आदमी था और जोर दिया, इसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया अपना दूसरा प्रश्न दें। ली होंगलियन को अच्छा बनाने में उनकी विफलता पर अतिरंजित किया गया था। उसने अपना सिर हिलाकर भी गुस्से में था। ठीक है, मैं विदेशी भाषा चैनल का प्रभारी हूं। स्टेशन में कई अंग्रेजी भाषी प्रतिभाएं हैं, लेकिन रूसी में प्रतिभा वाले व्यक्ति की कमी है। ये भर्तीकर्ता मूल रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा था जिसकी रूसी में मूल नींव थी। यदि आप रूसी में एक आधुनिक कविता लिख सकते हैं जो हमें संतुष्ट बनाता है, तो मैं आपको साक्षात्कार के लिए पूर्ण अंक दूंगा। रूसी, उसे अभी भी रूसी में एक कविता लिखने की जरूरत है। झाओ गुओजो ली होंगलियन में किनारे लग रहे थे और एक आवाज नहीं बनाई थी। यह एक टैसिट सहमति थी। अन्य साक्षात्कारकर्ताओं के पास उनके चेहरे पर अलग अलग अभिव्यक्तियां थीं। झांग, तुमने कुछ ऐसा दिखाया था जिसने उन्हें भाषण छोड़ दिया था। उन्हें पता था कि झांग एक क्षमता वाला व्यक्ति था, लेकिन प्रसारण मेजबान पेशे में अच्छा दिखने वाला एक घातक डेथब्लो था। बेहद उत्कृष्ट प्रतिभा वाले बहुत कम लोगों को छोड़कर बहुत कम लोग इस स्थिति के माध्यम से तोड़ सकते हैं। इसलिए यह दूसरे प्रश्न से देखा जा सकता है कि ली होंगलियन झांग तुमको एक मौका की स्याही नहीं दे रहा था। रूसी, झांग ये का फिर से शुरू उनके सामने था। वहां सूचीबद्ध विदेशी भाषा केवल अंग्रेजी थी। यह विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाली एकमात्र विदेशी भाषा थी। वह एक विदेशी भाषा प्रमुख में नहीं था और भले ही वह एक विशेष वर्ग में था, एक शिक्षक रूसी सिखाने के लिए इतना मुक्त नहीं होगा। इस भाषा को जानने के बिना रचना कविताओं का भी उल्लेख करने का कोई कारण नहीं था। यदि आप इसे भी नहीं बोल सकते हैं तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? झांग ये पहले ही उम्मीद कर चुके थे कि दूसरा प्रश्न आसान नहीं होगा, लेकिन उसने कभी भी ऐसी कठिनाई की उम्मीद नहीं की थी। उसे एक भी मौका नहीं दिया गया था और यह रूसी में था। झांग ये अंग्रेजी में भी अच्छा नहीं था। उन्होंने स्नातक स्तर के लिए बुनियादी पात्रता परीक्षण को मुश्किल से पारित किया था, इसलिए वह कुछ बैल तारांकन रूसी कैसे जान सकता था।
लानत है, मेरे पास एक कठिन रास्ता है सिर्फ इसलिए कि मैं अच्छी दिख रहा हूं और मुझे ऐसे अनुचित उपचार और यातना का सामना करना पड़ता है। आप इसे किस आधार पर कर रहे हैं? आप अपने निर्णय को क्या आधार पर कर रहे हैं जिससे आपको लगता है कि मैं कटौती नहीं कर सकता? कोई मुझे मौका क्यों नहीं देगा? मुझे निष्पक्षता चाहिए। क्या इतना कठिन है? ली होंगलियन के नाखून अपने चाय कप पर झुका रहे थे। कविता को आपके मूल कार्य होने की आवश्यकता है। प्रसिद्ध चेन टियामो या कुओं के प्रसिद्ध कार्यों को न पढ़ें। मैं आपकी भाषा कौशल और आपके साहित्यिक ज्ञान को भी देख रहा हूं। ये सभी संबंधित हैं। शुरू करते हैं। और यह एक मूल कविता होना था। एक साक्षात्कारकर्ता ने भी अपने दिमाग में सोचा क्या करने का मतलब है। बस अगले व्यक्ति को प्राप्त करें। यहां तक कि एक व्यक्ति जो व्यावसायिक रूप से रूसी करता है वह रूसी का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। एक कविता लिखने के लिए बहुत कम व्यक्ति जो रूसी नहीं जानता। चेन टियामो, वेल्स। वे कौन है? यह परिचित क्यों लगता है? झांग तुम अचानक याद किया। चेन टियामो किसी ने व्यक्ति को खोजे जाने पर एक झलक पकड़ा। वह अब देश के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक था। परिवर्तित दुनिया में खिड़की के सिले द्वारा झांग ये का जू जिमो कविता संग्रह चेन टियामो में बदल गया था। वह लगभग भूल गया था कि इस दुनिया में अब जू जिमो या पुष्किन नहीं था। उन्हें बदलना इस दुनिया के कवियों और कामों को वह पहले कभी नहीं देखा था। झांग तुम अंत में रिफोकस्ड और उसके दिमाग में एक शानदार फ्लैश था। अगर उसने इस दुनिया में कविताओं को कभी नहीं देखा था तो इस दुनिया को निश्चित रूप से अपनी दुनिया की प्रसिद्ध कविताओं को नहीं देखा होगा। झाओ गोजो थोड़ा सहानुभूतिपूर्ण था और जोड़ा गया था, लिटिल झांग अब पछतावा करने में बहुत देर नहीं हुई है। मेरा प्रस्ताव अभी भी खड़ा है। आपको दूसरा प्रश्न का परीक्षण नहीं करना है। मैं आपके लिए एक पीछे के दृश्यों की स्थिति की व्यवस्था करूंगा। परीक्षा न लें। मुझे परीक्षा क्यों नहीं लेनी चाहिए? झांग तुम पहले से ही तंग आ चुकी थी। उन्होंने उसे कई बार मुश्किल बना दिया था। क्या वे भी किए गए थे? आप रूसी में एक मूल कविता चाहते हैं। यकीन है कि मैं आज सिर्फ एक कविता बनाऊंगा। मैं रूसी नहीं जानता। तो क्या? झांग तुमने कभी रूसी नहीं सीखा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह रूसी कविताओं को नहीं जानता था। क्या ये दो वाक्य संघर्ष में थे? ये पूरी तरह से संघर्ष में नहीं था। अपने कॉलेज के दिनों में प्रसारण प्रमुख शिक्षक उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए सभी प्रकार की कठिन समस्याएं पैदा करेंगे। उदाहरण के लिए झांग तुमने स्पष्ट रूप से अपने तीसरे वर्ष के दूसरे सेमेस्टर से एक याद किया। उनके मुखर शिक्षक ने एक प्रसिद्ध रूसी गद्य की एक रूसी उच्चारण रिकॉर्डिंग लाया था और झांग ये और कंपनी को याद करने के लिए मजबूर किया गया था। झांग ये और उनके सहपाठियों ने इसे यातनापूर्ण पाया और इसे याद रखने से 1 महीने पहले लिया। वे दिन एक दुष्स्वप्न की तरह थे, लेकिन केवल यादगार के बाद झांग ने अपने शिक्षक के इरादों को समझ लिया। उनकी बोलने की क्षमता और स्मृति में काफी वृद्धि हुई थी। कुछ याद रखने का ये तरीका और शब्दों के पीछे अर्थ को समझने के माध्यम से नहीं बहुत कर था। यह संभावना है कि विशेष वर्ग से आने वाले सभी लोग इस तरह के एक प्रशिक्षण अनुभव थे। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो चलो अगले व्यक्ति को प्राप्त करें। ली होंगलियन ने उसे पीछा करना शुरू कर दिया क्योंकि वह अगले फिर से शुरू करने के लिए फिसल गई। झांग तुमने अपने साल 3 के बुनियादी कौशल को याद किया और कहा गद्य है। गद्य। ली होंगलियन डम्फोर्ड था। आप अभी भी गद्य करना चाहते हैं। यह सामान्य आधुनिक कविताओं से भी कठिन था। इसके अलावा यह एक विदेशी भाषा का गद्य था। ली होंगलियन के लिए यह एक पूरी तरह से कठिनाई के स्तर पर था। वह एकमात्र व्यक्ति था जो रूसी जानता था, लेकिन जब उन्होंने गद्य का सामना किया तो ली होंगलियन को इसे पढ़ना बेहद मुश्किल लगेगा। अकेले एक कविता लिखने दें। यह छोटा झांग निश्चित रूप से हिस्सेदारी बढ़ाने में अच्छा था। यदि आप कठिन गद्य करना चुनना चाहते हैं तो मैं आपको रोक नहीं दूंगा। जब तक यह एक मूल रूसी कविता है तब तक कोई भी विषय होगा। ठीक है, उसने कहा कि झांग तुमने अपनी आंखें बंद कर दी और चुप रहो। वह अपने मनोदशा को समायोजित कर रहा था। क्या तुम कर रहे हो? आप क्यों शुरू नहीं कर रहे हैं? इसे भूल जाओ। आपने रूसी भी नहीं सीखा है। एक साक्षात्कार के लिए अगली बार फिर से आओ। क्या आप अपना समय बर्बाद कर सकते हैं? अभी भी आपके पीछे इंतजार कर रहे हैं। वापस जाओ। आपकी योग्यता वास्तव में एक प्रसारण मेजबान की कमी है। लंबे समय तक प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद साक्षात्कारकर्ता अधिक अधीर बन गए। उन्होंने घबराहट शुरू कर दी। उनमें से कोई भी विश्वास नहीं करता कि वह रूसी बोल सकता है। क्या यह एक मजाक नहीं था? जैसे ही उन्होंने संदेह और व्यंग्य के साथ बात की, झांग तुम अपने डायाफ्राम से बाहर आवाज उठी क्योंकि उसकी आंखें खोली गईं। उन्होंने कहा कि पहला वाक्य उन्होंने सभी साक्षात्कारकर्ताओं को उपस्थित किया। पैसना ओ बुरेवेनिके नर सेदोज रवनीनोज मोरावे तेर तुची सोबिराइट मिजडू तुचमी मोरेम गोर्दोरीत बुरेवेनिक करनोज मोलनी पोदोबनीज। वह वास्तव में इसे बोल सकता है। वह कौन सी भाषा थी? झाओ गोजो की आंखें चतुर हो गई क्योंकि उन्होंने ली होंगलियन में वापस देखा। पुराना ली। ये है। अन्य साक्षात्कारकर्ताओं ने निर्देशक ली में वापस देखा। वे भी जानते थे कि निर्देशक ली रूसी जानता था, लेकिन जैसा कि उन्होंने देखा, उन्होंने ली होंगलियन की आंखों को घूरते हुए देखा और उसकी आंखें उनकी तुलना में बड़ी थी। एक शब्द के बिना हर कोई तुरंत जानता था। क्या एफ तारांकन तारांकन तारांकन।
आप रूसी भी बोल सकते हैं। झांग तुम तेजी से और तेजी से बोलना शुरू कर दिया। अपनी आवाज में ये गर्व और उदासीन भावना के साथ मिश्रित किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस कविता को ऐसी भावनाओं के साथ सुनाई जानी चाहिए। गोकी का द गाना पेट्रेल, यह एक रूसी कविता थी कि उनकी दुनिया में हर कोई जानता था। यह मध्य विद्यालय पाठ्य पुस्तकों में भी था। ये कविता भी भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। झांग ये इस समय महसूस कर रही थी। उसने इसे उल्लास के साथ सुनाया। अंतिम वाक्य विशेष रूप से लगभग चिल्लाया गया था। पुस्त सिल्नी ग्रानेट बुरा कविता की गई थी। हर कोई मूर्खतापूर्ण हो गया। अध्याय 5 किराए पर लिया जा रहा है। चुप्पी, एक भी व्यक्ति नहीं बोला। झांग ये उन्हें अवाक नहीं देखकर आश्चर्यचकित नहीं था। ली होंगलिन पहले से ही शब्दों की हानि पर था। आप उस कविता झाओ गोज और रूसी को समझ नहीं सका। पुरानी ली, इसका अनुवाद करें। कविता कैसी है? ली होंगलिन ने अपने गले को खांसी के साथ मंजूरी दे दी। मैं भी, ये बहुत अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। तारांकन खांसी तारांकन मैं केवल एक छोटा सा हिस्सा समझा। यहाँ तक कि आप रूसी का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के रूप में ये समझ में नहीं आया। कुछ साक्षात्कारकर्ता लगभग अपनी कुर्सियों से गिर गए। गद्य कविताएं ऐसे हैं, रूसी भी समझने के लिए थोड़ा कठिन है। इसके अलावा लिटिल झांग ने कहा कि यह बहुत तेज है। ली होंगलिन एक बहाना के साथ आया था। झांग, तुमने तुरंत कहा तो मैं इसे चीनी में अनुवाद करूंगा और इसे एक बार फिर से पढ़ा हूं। निदेशक ली को अचंभित करने के बाद भी एक युवा साक्षात्कारकर्ता अभी भी हारने के इच्छुक नहीं था। वह अपने नेता के लिए कुछ प्रतिष्ठा हासिल करना चाहता था। चूंकि चीनी वाक्यांश समृद्ध थे और सभी प्रकार के भिन्नताओं में शामिल थे, ये रूसी से अलग था। एक व्यक्ति की क्षमता का परीक्षण करने का एकमात्र तरीका चीनी था। मैं रूसी नहीं समझ सकता, फिर मैं निश्चित रूप से चीनी अनुवाद के बारे में एक झगड़ा कर सकते हैं। यदि आप एक शब्द का दुरुपयोग करते हैं तो मैं इसे आराम नहीं दूंगा। मैं तुम्हें विफल कर दूंगा। इस व्यक्ति को अभी भी अपने नेता के शब्दों के पीछे गुप्त इरादों को याद किया गया। तो क्या होगा यदि आप रूसी जानते हैं? कविता को भी अच्छा होना चाहिए। आपको लगता है कि आप कुछ यादृच्छिक रूसी वाक्यांश कहकर परीक्षण को मूर्खता से पास कर सकते हैं। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? हर किसी के पास अलग अलग विचार थे क्योंकि उन्होंने झांग ये के पाठ के चीनी संस्करण पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया था। झांग, तुम सिर्फ अपनी आंखों को देखकर अपने कुछ दिमाग पढ़ सकते थे। वह जानता था कि उन्होंने अभी भी उससे कम सोचा था। एक स्नीयर के साथ उनकी भावनाओं को पूरी तरह से उनके पाठ के साथ गठबंधन किया गया था। समुद्र के ग्रे फ्लैटलैंड के ऊपर हवा बादलों को इकट्ठा कर रही है। समुद्र और बादलों के बीच गर्व से पेटल उगता है जो काले बिजली की याद दिलाता है। अपने विंगटिप के साथ एक लहर को चमकाना जैसे तीर डैशिंग क्लाउडवर्ड। वो रोता है और बादल चिड़िया के साहस में अपनी खुशी सुनते हैं। टेम्पेस्ट के लिए इस रो प्यास में अजीब शक्ति, जुनून की लौ, विजयी होने की निश्चितता के बाद बादलों ने उस पक्षी की रोना में सुना। टेम्पेस्ट से पहले सीगल्स ग्रोन और समुद्र के ऊपर दौड़ और इसके तल पर वे तूफान के डर को छिपाने के लिए तैयार हैं। यह अभी भी शुरुआत में शांत था। हालांकि जैसा कि कविता अपने पर्वतारोहण तक पहुंच गई, झांग ये का स्वर अधिक दबाव हो गया। उसकी मात्रा में वृद्धि हुई। पवन हॉवेल्स, थंडर रोल्स, एक नीली लौ की तरह बादलों के झुंड समुद्र के अस्थियों के ऊपर उड़ते हैं। समुद्र बिजली के बोल्ट को पकड़ता है जो उन्हें अपने पानी के नीचे डूबता है। आग से बने सांप की तरह वे पानी में बुनाई लुप्तप्राय इस बिजली के प्रतिबिंब। जल्द ही टेम्पेस्ट पर हमला होगा। यह साहपूर्ण पेट्रेल गर्व से रोश के समुद्र के गर्जन पर बिजली में बढ़ रहा है। विक्ट्री की रोना पैगंबर। कठिनाइयों को हमेशा क्यों परेशान करते हैं? दुनिया हमेशा यह अनुचित क्यों है? लेकिन तो क्या होगा अगर वह मामला था? तो क्या होगा अगर मेरा शरीर बिखर गया था? ये वह सड़क है जिसे मैंने चुना है। मैं पीछे हटना नहीं होगा। मुझे कोई डर नहीं है। झांग, तुमने एक अंतिम सांस ली और जोर से कहा, टेम्पेस्ट आते हैं कठिन हड़ताल। झांग ये कि पिछली दुनिया में कई लोगों के दिल में कविता का अंतिम स्तरीय उत्कीर्ण हुआ था। इसने किसी के खून को उबाला और अब इसे इस दुनिया में फेंक दिया। यह इसी तरह खुद को किसी के खून में इंजेक्शन दिया। झाओ गोजो ने इसे सुनकर डंफॉल कर दिया। ली होंगलियन भी गूज़बम्स महसूस किया। युवा साक्षात्कारकर्ता जो झांग ये की कविता के साथ गलती खोजने के बारे में सोच रहा था अब भाषणहीन था। उसने भी सांस लेने की हिम्मत नहीं की। चुप्पी। अपनी कविता से डरने वाले सभी को देखकर झांग, तुम अपने क्रोध के निर्वहन महसूस किया। उनकी भावनाएं कविता से बच गईं, जिससे वह अपने शांत को ठीक कर दे। इस समाज ने लोगों को उनके दिखने से फैसला किया और समय के साथ वह इसके आदी हो गए थे। इस प्रकार जब तक उन्हें चुना गया था तब तक उनके पास कोई स्क्रॉल नहीं था। शिक्षक, मैंने दूसरे साक्षात्कार के सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया है। ठीक है। ली होंगलियन की आत्मा अंततः उसके शरीर लौट आए। पहले उसके विचार उस पेट्रेल के साथ टेम्पेस्ट में उड़ गए थे। झाओ गोजो ने एक होरे आवाज के साथ कहा, इस कविता का नाम क्या है? झांग ने उत्तर दिया, इस कविता का नाम तूफानी पेट्रेल का गीत है। रूसी में यह तूफान की भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति का भी अर्थ है।
क्या एक अच्छा पेट्रेल झाओ गोजो रूसी नहीं समझा जा सकता है, लेकिन वह चीनी को पूरी तरह से समझ सकता है। एक फ्लाइंग पेट्रेल, एक गर्व पेट्रेल, एक निडर पेट्रेल, यह आपका वर्णन कर रहा है ना? कविताओं की शक्ति कभी कभी बहुत चमत्कारी होती है। युवा लड़के, आपने हम सभी को आज सबक दिया है। मैं उस तारीफ करने की हिम्मत नहीं करता। झांग, तुमने कहा। हर किसी ने झांग तुम एक अलग प्रकाश में देखा। पहले स्क्रिप्ट से 1000 शब्दों को पढ़ने के लिए उन्हें बहुत चौंका दिया गया था। अब एक रूसी गद्य कविता का एक आकस्मिक पाठ जो एक भव्यता के स्तर पर था, उसने पूरी तरह से सभी लोगों के दिलों पर विजय प्राप्त की थी। उनके प्रदर्शन ने सभी साक्षात्कारकर्ताओं को भी चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था। ली होंगलियन ने झांग ये साक्षात्कार को पार करने से रोकने के लिए यह प्रश्न दिया था। यह स्पष्ट था कि वह उसे एक जाल में ले जा रही थी, लेकिन उसने कभी भी उसे एक आदर्श जवाब देने की उम्मीद नहीं की थी। और जवाब में झांग ये के क्रोध और स्थिति को स्वीकार करने की अनिच्छा भी शामिल है। यह उन्हें साक्षात्कारकर्ताओं के रूप में बना दिया शर्मिंदा। इस तरह के अद्भुत व्यक्ति किस पत्थर से बाहर निकल गए। ली होंगलियन ने एक अभिव्यक्ति के साथ कहा जो पढ़ना मुश्किल था, यह आज के लिए होगा। वापस जाओ और खबरों की प्रतीक्षा करें। क्या वह स्वीकार किया गया था या नहीं? झांग, तुम भी यकीन नहीं था। उसने केवल कहा, ठीक है, धन्यवाद शिक्षकों। वह चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। झाओ गोजो, जो पहले झांगी के साथ सभी पिक्चर थे, तुरंत टेबल को पटक दिया। मेरे साहित्य चैनल का प्रसारण विभाग इस व्यक्ति को चाहता है। ली होंगलियन ने अस्वीकार कर दिया। और झाओ, क्या आपने यह नहीं कहा कि आप उस छोटे से जू पर नजर रख रहे थे? झाओ गोजो ने क्रोधित कर दिया। लिटिल जू को किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन यह व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं कर सकता। क्या आप भी उचित हैं? ली होंगलियन ने झांग ये के लिए एजिंग शुरू की। मैं झांग तुम पर पहले डब कर रहा हूं। मैं वह था जिसने पहले डब्स थे। आपका विदेशी चैनल उसके साथ अच्छी तरह मेल नहीं खाता है। अपनी साहित्यिक शक्ति के साथ उन्हें निश्चित रूप से हमारे साहित्य चैनल में आना चाहिए। अधिक पुरानी ली कहो। ये बस गया। बाद में हमारे द्वारा किए गए अच्छे रोपण जो भी आपको दिए जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। झाओ गोजो ने रिलेंटिंग के बिना कहा। मैं केवल उसे चाहता हूं, और कोई और नहीं। ली होंगलियन ने ठंडे चेहरे से कहा। झाओ गोजो ने कहा, पिछले साल मैंने आपके विदेशी चैनल को एक अच्छा बीजिंग छोड़ दी थी। इस साल मैं निश्चित रूप से हार नहीं मान रहा हूं। इस पर मुझसे लड़ना बंद करो। बाद में मैं आपको एक इलाज दूंगा और सबसे अधिक मैं आपको एक दे दूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। दोपहर, जाओमनपुर। अपने साक्षात्कार से लौटने के बाद झांग तुम अपने माता पिता की जगह पर नहीं गए। वह अभी भी अपने किराए के अपार्टमेंट में लौट आया। छोटा अपार्टमेंट लगभग 30-40 वर्ग मीटर था, लेकिन वह अभी भी इसे पसंद आया। आखिरकार ये स्नातक स्तर के बाद एक स्वतंत्र जीवन का नेतृत्व करने का पहला समय था। वह हर छोटी चीज के लिए अपने माता पिता पर भरोसा नहीं कर सका। उन्होंने घर लौटने की योजना बनाई, लेकिन केवल कुछ न कुछ पूरा करने के बाद ही। दोपहर का भोजन भव्य था। यह ताजा झींगा और नूडल्स था। बेशक यह मास्टर कोन ब्रांडेड तत्काल नूडल्स था। पैसे के बिना झांग तुम केवल तत्काल नूडल्स खाने से समाप्त हो सकते थे। उन्हें अपने आदर्श लक्ष्यों की ओर कड़ी मेहनत करते समय कठिन नहीं लग रहा था, इसके बजाय उसे इसमें खुशी मिली। अचानक किसी भी पूर्व निर्धारित के बिना एक व्यक्ति ने एक कुंजी के उपयोग के साथ दरवाजा खोला। राव एटिन, जो शरद ऋतु की पोशाक में पहने हुए थे, अपार्टमेंट में प्रवेश किया। साक्षात्कार कैसा था? झांग, ये जो बेकार था, हंसने या रोने के बारे में एक हानि पर था, क्योंकि उसने एक वेस्ट पर रखा था। लैंडलारी चाची, क्या आप कृपया पहले दस्तक दे सकते हैं? मेरी गोपनीयता भी है। राव लक्ष्य उसके पैरों को पार कर गया और स्नैप किया गया। आपके जैसा छोटा बच्चा किस तरह की गोपनीयता है? आपने ब्रॉडकास्टिंग होस्ट साक्षात्कार पास नहीं किया है ना? मैंने आपको पहले ही 19th बार बता दिया है। बस दृश्यों के पीछे काम करके एक ईमानदार जीना, अपने दिखने के साथ, जो आपको स्पॉटलाइट में रहने के लिए किराए पर लेगा। यही है। जब तक वे अंधे थे। जब फोन होता है तो ये काफी संयोग था। झांग, तुमने इसे उठाया और यह एक युवा की आवाज थी। हेलो, क्या तुम झांग तुम हो? मैं हूं। ये कौन है? झांग, तुम एक झुकाव था, लेकिन वह अभी भी विश्वास नहीं कर सका। युवाओं ने कहा, मैं बीजिंग रेडियो स्टेशन से फोन कर रहा हूं। आपको स्वीकार कर लिया गया है और उच्च अब आपको आवश्यक कागजी कार्य को पूरा करने के लिए कल के एक दिन बाद साहित्य चैनल में आने के लिए सूचित करना चाहते हैं। बधाई हो। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने सेलफोन को नीचे रखकर झांग ने अपनी जांघ को थप्पड़ मार दिया। महान, उसे मिल गया। टेलीफोन कॉल की मात्रा न। अध्याय 6, कपड़े धोने का दिन। रविवार सुबह 7 जोड़े एम। झांग तुम उत्तेजना से नहीं सो सका। वह एक बेहतर भविष्य की कल्पना करते हुए बिस्तर में फेंक रहा था और मोड़ रहा था। हालांकि उसने दरवाजे पर दस्तक सुनाई। केवल वह और मकान मालिक के पास किराए के अपार्टमेंट की चाबियां थीं। यहां तक कि उसके माता पिता के पास भी नहीं था। सवाल के बिना ये निश्चित रूप से लैंडलॉर्ड खुद को आमंत्रित करता था। छोटे कमरे में एक हॉल नहीं था। बिस्तर को उस क्षण को देखा जा सकता था जो दरवाजा खोला गया था।
उन्होंने राव एएमआईटी की परिपक्व आवाज को तैरते हुए सुना, बच्चे आप सो रहे हैं। झांग तुमने अपनी नाक को छुआ और लुढ़का, मैं जाग रहा हूं। क्या आप मेरी तलाश कर रहे हैं? राव लक्ष्य बेडसाइड द्वारा बैठे और मुस्कुराया। आपको रेडियो स्टेशन द्वारा स्वीकार किया गया है और कल काम करने की रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप इस बड़ी बहन के लिए दिए गए किराए पर वापस नहीं आ सकते हैं? ये कहते हुए वो एक कैलकुलेटर खींचकर और कुछ बार इसे स्मोक करके एक जादू की चाल को मजबूती लगती थी, इस महीने के इंटरनेट शुल्क भी देय है। आपको एक और 80 जोड़ने की जरूरत है। झांग तुमने जिम्हाई, तुम क्या कह रहे हो? राव एएमआईएन ने दोहराया, तुमने उसे पकड़ नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका किराया अब कुल 2662 है। झांग ये नहीं, आपने पहली पंक्ति क्या कहा था? राव एटन ने अपनी आंखों को झपकी दी, पहली पंक्ति। बच्चा तुम सो रहे हो। झांग तुम तुरंत एक कंबल के साथ अपने सिर को कवर किया, मैं सो रहा हूं। हे तुम रास्कल लानत। राव एएमआईएन अंततः कंबल के रूप में झांग ये की जांघ पर चारों ओर घूम गया। क्या आप एक धड़कन चाहते हैं? उठो, मेरे सामने मृत खेलना बंद करो। जल्दी उठो। यदि आप किराए का भुगतान नहीं कर सकते हैं तो जगह की सफाई करने जैसे कुछ घर का काम करें। इसे थोड़ा सा वापस करें। झांग तुमने लापरवाही से कहा, मैं अभी भी सो रहा हूं। मैं तुम्हें आधा घंटा दूंगा। मैं 8 पर घर पर इंतजार करूंगा। राव एटन ने अपने चेहरे के साथ अंधेरा किया। एक मकान मालिक का सामना करना जो पैसे का मूल्यवान मानता है जैसे कि यह उसका जीवन था। झांग तुम चुप्पी में पीड़ित हो। हालांकि इस महीने वास्तव में कोई पैसा नहीं था। इस प्रकार वह अपने दांतों को ब्रश करने और धोने के लिए बिस्तर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर सकता था। ठीक है, चलो देखते हैं कि गेम रिंग अब कैसा है। यह सबसे बड़ी बात थी कि वह सुपरस्टार बनने के लिए अपनी भविष्य की बोली में भरोसा कर सकता था। जब उसने इसे खुला किया तो उसे एहसास हुआ कि उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी। कल उन्होंने लॉटरी के लिए 100,000 अंक बिताए थे। 99,983 प्रतिष्ठा अंक के पीछे छोड़ दिया था। हालांकि यह अब 99,999 तक बढ़ गया था। उन्हें यह जानने की जरूरत नहीं थी कि यह उनके साक्षात्कार से संबंधित था। वह इतना उत्कृष्ट रहा था और उसने गोकी के सबसे प्रसिद्ध द सॉन्ग ऑफ द स्टॉर्मी पेट्रेल का भी इस्तेमाल किया था। उनकी प्रतिष्ठा अंक बढ़ने के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अब वह ड्रॉ पर एक और प्रयास करने की एक प्रतिष्ठा बिंदु था। प्रतिष्ठा आमतौर पर एक बहुत ही सामान्य अवधारणा है। एक खेल के परिप्रेक्ष्य से यह एक बहुत ही अस्पष्ट शब्द था। ठीक है, अब उन्होंने ये पता लगाया था कि प्रतिष्ठा अंक कैसे प्राप्त किए गए थे। उन्हें लैंडलॉर्डी के लिए कुछ घरेलू काम करने की जरूरत थी। वह यह देखना चाहता था कि क्या वह ऐसा करके एक प्रतिष्ठा बिंदु जोड़ सकता है। अचानक गलियारे से एक जोरदार आवाज उग गई, लिटिल झांग। झांग ने महसूस किया कि यह 8 था क्योंकि उसने जल्दी ही अपने चप्पल पहने और लैंडलॉर्डी के घर गए। वाणिज्यिक और आवासीय अपार्टमेंट भवनों में लंबे गलियारे थे। ये गलियारा लगभग सभी राव लक्ष्य की संपत्ति थी। ये स्पष्ट था कि बीजिंग में 20 जोड़ अपार्टमेंट होने के कारण अत्यधिक महंगी संपत्ति की कीमतों के साथ इसका मतलब था राव एटन को एक समृद्ध महिला माना जा सकता है। लेकिन यह अजीब था कि अन्य किराएदारों के साथ इतने लंबे समय तक यहाँ रहने के बावजूद उन्होंने कभी भी बहन राव के बारे में कोई रिश्तेदार या मित्र नहीं सुना था। वह शादीशुदा नहीं थी और भी बेघर था। उन्होंने कभी भी बहन राव को नौकरी में काम नहीं देखा था, इसलिए हर किसी ने इस खूबसूरत मकान मालिक को रहस्यमय पाया। कोई भी नहीं जानता था कि वह कितनी अमीर थी। राव एटन का घर एक ही स्तर पर था। यह इस मंजिल पर सबसे बड़ा लॉफ्ट अपार्टमेंट था। यह वह प्रकार था जहां ऊपरी और निचले फर्श क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर से अधिक तक जोड़े गए थे। दरवाजा खोला गया और झांग तुम सीधे अंदर चली गई। लैंडलॉर्डी, मैं यहाँ हूँ। राव लक्ष्य व्यंग्यात्मक रूप से क्विक्ट, क्या आपकी चीनी राशि चक्र आपके पिछले जीवन में एक सुअर पर हस्ताक्षर था? तुम इतने धीमी क्यों हो रही हैं? बिस्तर से बाहर हो रही है। झांग तुम समझाया, मैं कल रात बहुत खुश था और पूरी रात सो नहीं था। मैं अभी भी थक गया हूँ। आप सिर्फ एक रेडियो मेजबान होने के लिए किराए पर लिया गया। क्या आपको इसे इतना बड़ा सौदा करने की जरूरत है? राव एटन ने उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई जहां से रेडियो पेशे अब 20 साल पहले की तरह नहीं था। टेलीविजन है और इंटरनेट है। कितने लोग अभी भी रेडियो सुनते हैं? झांग ये भी जानता था कि रेडियो पेशे अतीत की बात थी क्योंकि उन्होंने दुख की बात की थी। है, अगर मेरी मां ने केवल 50 साल पहले मुझे जन्म दिया था तो मैं एक उपयुक्त समय ले सकता हूं। राव एटन व्यंग्यात्मक रूप से कहा, आपकी मां सिर्फ 50 साल पुरानी है। वह आपको 50 साल की शुरुआत में कैसे जन्म दे रही है? क्या आपको लगता है कि आपकी मां एक सांप आत्मा है? झांग तुम देखे कि उसका मुंह कितना जहरीला है। राव एटन ने आदेश दिया, बकवास काट ले और काम पर जाएं। झांग तुमने अपनी आस्तीन लुढ़क गए। ठीक है, मुझे बताओ कि कहां साफ करना है। मैं आज अपने सभी घर के काम करूंगा। गिलास मिटाएं, फर्श को साफ करें, चादरें धोएं और मैं अपने कपड़े आपको पास कर दूंगा। राव एटन ने खुद के लिए एक कप चाय डाली और सोफे पर आराम से बैठे। उसके पैर पार हो गए जिससे वह जमीन के स्वामी की तरह दिख रही थी। वह एक शर्ट और लंबी स्कर्ट पहन रही थी जिसे स्टाइलिश नहीं माना गया था। उसके पैर काले फ्लैट पहने थे।
यद्यपि उसकी ड्रेसिंग भावना पुरानी थी, लेकिन खूबसूरत लोग सुंदर दिखते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या पहने थे। है काम करने का समय। झांग तुमने खुद को व्यापक और फर्श को मोपिंग करना शुरू कर दिया। राव एमायन एक व्यक्ति था जिसका मुंह आराम नहीं कर सका। जब भी वह मुफ्त थी, वह झांग तुमको नाराज करके चिल्लाती होगी, आप किस तरह का पोंछ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इसे बेकार नहीं करना है। मैं इसे खतरनाक नहीं कर रहा हूं। ठीक ठीक, कपड़े धो। बाथरूम में प्रवेश। झांग तुम एक मल पर बैठे के रूप में चिल्लाया। उन्होंने सब कुछ फेंक दिया था जो कपड़े धोने की मशीन में धोया जा सकता था। हालांकि ऐसे कुछ कपड़े थे जो उनके रंग को खून बह सकते थे या धोने की मशीन से धोने के लिए उपयुक्त नहीं थे, इसलिए उन्हें भिगोकर और स्क्रबिंग करके उन्हें धोना पड़ा। कपड़े के टुकड़े के बाद टुकड़ा। झांग तुमने पूरी सुबह के लिए एक बिट नहीं किया था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कर्ज में होने से अपने मानव अधिकारों को खो दिया था। दोपहर। झांग तुमने अपना काम पूरा कर लिया क्योंकि वह अपने निचले हिस्से में अत्यधिक दर्द महसूस किया। क्या आप धो रहे हैं? राव लक्ष्य बालकनी में बाहर निकलने वाले कपड़ों पर नजर डालता है। उसके लिए उसकी विशैली जीभ नहीं थी क्योंकि उसने संतुष्टि के साथ कहा था, ठीक है, बुरा नहीं था। वह करेगा। आप दोपहर के भोजन के लिए पीछे रह सकते हैं। प्राचीन पुस्तक क्लासिक और समुद्रों के क्लासिक को नीचे रखकर वह रसोई में खाना बनाने के लिए गई। पहाड़ों और समुद्रों के क्लासिक का अस्तित्व खेल द्वारा संशोधित किया गया था। ऐसी चीजें थी जो बदल गईं और ऐसी चीजें जो इस दुनिया में नहीं बदली। झांग तुम केवल धीरे धीरे सीख सकते थे और विवरण के लिए उपयोग किया जा सकता था। झांग तुम बहुत खुश थे। वह बहुत दिनों के लिए तत्काल नूडल्स खा रहा था और अब वह अंततः एक उचित गर्म भोजन खा सकता था। वह आराम करने के लिए एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ सांस लेने के बाद उन्होंने गेम रिंग इंटरफेस खोला। उन्होंने महसूस किया कि उनकी प्रतिष्ठा स्कोर में वृद्धि हुई है। यह अब 100,000 अंक था। यह अतिरिक्त बिंदु उसे मकान मालिक द्वारा दिया गया था। ऐसा लगता है कि उनकी धारणाएं सही थी। खेल की अंगूठी की प्रतिष्ठा की व्याख्या थी, प्रतिष्ठा की वृद्धि खिलाड़ी की प्रसिद्धि, एक्सपोजर, उपलब्धि, विश्वास, प्रतिष्ठा और अन्य संबंधित कारकों से संबंधित है। यही कहना है, अगर कोई व्यक्ति उस पर भरोसा करना था, तो उसकी प्रशंसा करे या उसके द्वारा किए गए कार्यों से सहमत हो, फिर उनकी प्रतिष्ठा एक हो जाएगी। दूसरों से प्राप्त प्रतिष्ठा बार बार ढेर हो सकती है। उसने इसे कैसे समझ लिया? उन्होंने इसे पिछले दिन से साक्षात्कार से बाहर निकाला। कुल 8 साक्षात्कारकर्ता थे, फिर भी झांग ये की प्रतिष्ठा 99, 983 से 99, 999 से बढ़ी थी। उनके पास 16 प्रतिष्ठा अंक जोड़े गए थे। इसका मतलब था कि जब झांग ने लिपि से हजारों शब्दों को पढ़ा, 8 साक्षात्कारकर्ताओं ने उन्हें कुल 8 प्रतिष्ठा अंक दिए थे। बाद में जब झांग ने तूफानी पेट्रेल का गीत सुनाया तो उन्होंने उन्हें अतिरिक्त 8 प्रतिष्ठा अंक दिए थे। संख्या पूरी तरह से मेल खाती है। यह पता लगाने के बाद कि कैसे प्रतिष्ठा की गणना की गई थी, लॉटरी में क्या छोड़ा गया था। वह देखना चाहता था कि वह इस समय क्या प्राप्त कर सकता है। झांग तुम एक ऐसे आइटम के लिए तत्पर थे जो उसे सुपरमैन में बदलने की अनुमति दे सकती थी। अगर वह पूरी दुनिया से पूजा की जा सकती है तो वह बहुत खुश होगा। हालांकि यह आगे के विचार पर अवास्तविक था। कुछ लोग स्पाइडरमैन से स्पाइडरमैन बन सकते हैं जो अपने शरीर में एक मकड़ी के काटने से इंजेक्शन वाले होते हैं, जबकि ऐसे लोग थे जिनके शरीर के भीतर लोहा आदमी बनने के लिए लोहे के टुकड़े थे। कुछ लोग चमगादड़ के साथ कई सालों खर्च करके बैटमैन बन गए। खैर, अगर उसमें कोई वैज्ञानिक आधार था तो झांग ने महसूस किया कि एक तत्काल नूडल्स हीरो बनने का मौका अधिक संभावना थी। उन्होंने लॉटरी में भाग लिया, 100,000 प्रतिष्ठा खर्च किया। उसका शेष 0 था। लॉटरी इंटरफेस झांग के रूप में दिखाई दिया क्योंकि जानबूझकर अपने हथेलियों पर उड़ा दिया गया। अपने हाथों के एक रगड़ के साथ उसने उस बटन पर दबाया जो पहिया कताई शुरू कर दिया। यह शुरू हुआ। कताई पहिया पर सुई बहुत जल्दी चल रही थी। विशेष श्रेणी, मुझे एक विशेष श्रेणी दे। झांग तुमने खुद को बदल दिया। हालांकि पहिया के सेटअप से यहां तक कि एक मूर्ख भी जानता है कि विशेष श्रेणी बेहद दुर्लभ थी। यद्यपि उन्हें पता नहीं था कि यह परिचय पाठ से किया था। एक निश्चित व्यापारी वस्तु को खरीदने के क्रय विशेषाधिकार को जोड़ता है। एक दुर्लभ वस्तु की उम्मीद करना निश्चित रूप से गलत नहीं था, क्योंकि इससे इसका मूल्य बढ़ गया है। हालांकि गुड लक के 1 से 2% मौका ने झांग ये नहीं किया। सुई रुक गई और यह अभी भी सबसे बड़ी खपत श्रेणी की ओर इशारा कर रहा था। खजाना छाती छोटा गिरा। जैसे ही उसने छाती खोली, प्रकाश ने उसे अंधा कर दिया। अंदर कुछ ऐसा था जो च्यूइंग गम की छड़ी की तरह दिखता था। अशुभ स्टिकर प्रभावी होने के बाद प्रभावी। बुरी किस्मत व्यक्ति को घेर लेगी। 5 मिनट तक रहता है। अध्याय 7। सोमवार को काम का पहला दिन। मौसम भगवान खुश नहीं था, इसलिए धुंध भारी था। ये झांग ये का काम का पहला दिन था। उसने एक पश्चिमी सूट और टाई पहनी थी। वह एक बार फिर बीजिंग रेडियो स्टेशन के लिए सम्मानपूर्वक आया और साहित्य चैनल विभाग को ऊपर की ओर पाया। रेडियो स्टेशन का कवरेज बीजिंग तियानजिन हेबेई क्षेत्र था। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कुछ छोटे शहरों को सिग्नल भी प्राप्त हो सकता है।
यद्यपि इसकी तुलना केंद्रीय रेडियो स्टेशन से नहीं की जा सकती है, लेकिन इसके कवरेज और श्रोता अन्य स्थानीय रेडियो स्टेशनों की तुलना में काफी अधिक थे जो समान रूप से रैंक किए गए थे। नेता का कार्यालय। झांग तुमने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कमरे के अंदर से आओ सुनने के बाद उसने दरवाजा खोल दिया और प्रवेश किया। ऑफिस डेस्क के पीछे बैठना एक व्यक्ति था जो साक्षात्कार के दौरान हुआ था। वह झाओ गुओजो थे जो अपने 40 के दशक में थे। वह साहित्य चैनल के प्रभारी व्यक्ति थे। ये रेडियो स्टेशन या टेलीविजन स्टेशन बने बीजिंग में स्थिति और कई क्षेत्रों को निदेशक कहा जाता था। बेशक अपवाद थे, उदाहरण के लिए दक्षिणी और उत्तरी हुनान स्थिति मास्टर को बुलाएंगे। नेता, नमस्ते, थोड़ा झांग, बैठ जाओ। क्या आपने सभी दस्तावेज लाए हैं? मैंने उन सभी को लाया है। महान, एचआर से कोई आपके लिए भर्ती प्रक्रियाएं करेगा, लेकिन इसके साथ कोई भीड़ नहीं है। कुछ पानी पिए और उसके बाद मैं आपको हर किसी के साथ पेश करने के लिए आपको कार्यालय में लाऊंगा। ठीक है, परेशानी के लिए धन्यवाद। झांग ये इस सरल विनिमय के दौरान भी अपने भाषण के बारे में बहुत सावधान था। थोड़ी देर के बाद झाओ गुओजो ने झांग ये एक ही मंजिल पर साहित्य चैनल विभाग के कार्यालय में मुस्कान के साथ नेतृत्व किया। यह एक बड़ा क्षेत्र था और लगभग 30-40 डेस्क थे। जैसा कि आज के कार्यक्रम पहले से रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, हर कोई बहुत व्यस्त नहीं दिखता था। कुछ खेल खेल रहे थे जबकि अन्य चैटिंग। केवल तभी जब उन्होंने अपने नेता को देखा तो उन्होंने खेलना और चैट करना बंद कर दिया। नेता, सुप्रभात नेता, सभी को बधाई दी। झाओ गुओजो ने कंधे पर झांगे थप्पड़ मार दिया। हर कोई, तुम क्या कर रहे हो? मैं एक नया कॉमरेड पेश कर रहा हूँ। झांग ये ब्रॉडकास्टिंग कॉलेज से एक प्रसारण प्रमुख स्नातक है। वह आज से हम में से एक होगा। कृपया उसका स्वागत है। हालांकि मीडिया कॉलेज का वर्तमान नाम था, इससे पहले बीजिंग ब्रॉडकास्टिंग कॉलेज के रूप में जाना जाता था। इसका नाम केवल पिछले कुछ वर्षों में बदल दिया गया था, इसलिए कई लोगों ने अभी भी इसे अपने पिछले अवतार से आदत से बाहर कर दिया था। उद्धरण चिन्ह ... यहाँ लिटिल झांग के कुछ स्कूली साथी हो सकते हैं। आप उनके वरिष्ठ भाई और वरिष्ठ बहनें हैं। हर कोई, कृपया इस रूकी का ख्याल रखें। स्वागत करने वाली प्रशंसा विरल थी। कुछ लोगों ने एक स्पष्ट पूछताछ देखी। झांग तुमने नमस्ते कहने का अवसर पकड़ लिया और एक संक्षिप्त आत्म परिचय दिया। इसके बाद झाओ गुओजो ने एक युवा को बुलाया। वह झांग तुम के समान उम्र के बारे में सोचते थे और झांग ये से ज्यादा पुराने नहीं हो सकते थे। हालांकि उनके दिखने की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह बहुत अधिक सुंदर था। टिया बिन, आप रेडियो होस्ट हैं। व्यापार से परिचित होने के लिए इन दिनों के आसपास छोटे झांग लाएं। टिया बिन ने झांग ये के हाथ को हिलाकर पेश किया। हेलो लिटिल झांग, यदि आपको कोई संदेह है तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। झांग तुमने तुरंत हैंडशेक प्राप्त करने के लिए 2 हाथों का इस्तेमाल किया। भाई टिया, मैं आपको भविष्य में परेशान कर दूंगा। झाओ गुओजो ने झांग ये से कहा। लिटिल टिया हमारे चैनल की लेट नाइट घोस्ट कहानियों की रेडियो होस्ट है। उससे सीखना आपके लिए सहायक होगा। पहले साहित्य चैनल में देर रात के चैनल पर भूत कहानियां थी, लेकिन कार्यक्रम का नाम अलग था। यह शायद खेल की अंगूठी द्वारा बदल दिया गया था। सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद झांग तुम अपने किराए के लिए कागजी कार्य औपचारिकताओं को करने के लिए गए थे। करने के बाद ये पहले से ही सुबह 10:30 बजे था। तभी वह कोने में अपने कार्यालय डेस्क पर लौट आया। एक कोने डेस्क आमतौर पर लोगों के बीच लोकप्रिय होता है क्योंकि नेता इसे देखने में सक्षम नहीं होंगे जिससे एक स्कैन हो जाए। हालांकि यह कोने अलग था। सबसे पहले यह प्रवेश द्वार से बहुत दूर नहीं था और दूसरी बात, यहाँ एक पानी का फव्वारा था। लोग आए और फरो जिसने इसे व्यस्त स्थान बनाया। एक रूकी के रूप में झांग तुम कुछ भी नहीं कर सका। यद्यपि रेडियो मेजबान के रूप में उनकी स्थिति ने उन्हें कार्यालय सचिव या संपादकों की तुलना में कार्यालय में मजदूरी दी, वह सबके बाद एक रूकी था। चुनने के लिए कोई विशेष सीट नहीं छोड़ी जाएगी। टिया बिन उन्हें अलग करने वाले बोर्ड के साथ बैठे थे। झांग तुम चारों ओर देखा क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। किसी ने उसे कोई काम नहीं दिया था, इसलिए वह खड़ा हुआ और पूछा, भाई टिया, आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए या सीखना चाहिए? टिया बिन ने उस पर नजर रखी, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं थी, जैसा कि वह नेता के सामने था। उसने उसकी परवाह नहीं की और कहा, पहले खुद को परिचित करें। ठीक है। झांग ये कुछ और भी पूछने में सक्षम नहीं था। स्टेशन के कैफेटेरिया में दोपहर में झांग तुमने एक ही कार्यालय में अपने सहयोगियों को बधाई देने का अवसर लिया। हेलो बहन वांग, मैं नया हूं, इसलिए कृपया मेरा ख्याल रखें। वांग शाओमे की टकटकी अपने चेहरे पर बह गई और दूर जाने से पहले एक अनफेलिंग ओह दिया। झांग तुम उसके हाथ को हिला देना चाहते थे, लेकिन अब वह खुद को एक अजीब स्थिति में मिला। पहले वह हर किसी की वार्तालापों से एकत्र हुए थे कि वांग जियाओमी, जो लगभग 30 वर्ष का था, कार्यालय के स्टारलेट में से एक था। वह साहित्य चैनल में शीर्ष लड़की थी। दुनिया के बारे में बात करें कि मेजबानी की गई सेलिब्रिटी प्रोग्राम था जिसमें उनके चैनल की उच्चतम रेटिंग थी। यह एक मानविकी और इतिहास कार्यक्रम था जहां अतीत और उपस्थिति पर चर्चा की गई थी। वांग शाओमे होस्टिंग में अच्छा था और उसके लुक अच्छे थे।
यद्यपि वह राव लक्ष्य के रूप में हास्यास्पद रूप से सुंदर नहीं थी, लेकिन हर कोई जो उसे देखा वह उसे एक सुंदरता के रूप में मूल्यांकन करेगा। केवल झांग तुम उसके द्वारा मान को नहीं दिया गया था क्योंकि वांग शाओ में सुंदर लग रहा था, उसकी सुंदरता के लिए कोई विशेषता नहीं थी। वह स्वभाव में कमी थी जिसने अपने मकान मालिक की तुलना में उसे पीला बना दिया। पूरे दिन झांग ने लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि हर कोई उसके साथ अनुकूल नहीं था। वह डिस्पेंस करने योग्य लग रहा था। टिया बिन इस तरह थी, वांग शाओ में भी इस तरह था। केवल तभी जब झांग ने दस्तक को दस्तक देने का समय था जब वह साहित्य चैनल के फोन संपादक टिया बिन और एक और खूबसूरत महिला के बीच वार्तालाप पर मौका मिला। सुंदर महिला सबसे अधिक संभावना थी कि टिया बिन की पत्नी, क्योंकि उनमें से दो हाथ पकड़ रहे थे। उनके काम के घंटों खत्म होने के बाद वह शायद अपने पति से मिलने के लिए आए थे। भाई टिया, झांग तुम कैसे किराए पर लिया? फोन संपादक ने पूछा। टिया बिन ने अपना मुंह घुमाया और अपने सिर को हिलाकर रख दिया। कौन जानता है, बस उसका दिखने से उसे असफल हो जाता है। फोन संपादक ने चिल्लाया, ये सही है। ऐसे दिखने वाले व्यक्ति को एक रेडियो होस्ट कैसे हो सकता है? मुझे गंभीरता से पता नहीं है कि चैनल क्या सोच रहा था। मुझे लगता है कि मैं उससे बेहतर काम कर सकता हूं। टिया बिन ने जोर दिया, झांग तुम निश्चित रूप से प्रसिद्ध नहीं होंगे। फोन संपादक प्रतिबिंबित हुआ, चलो प्रसिद्ध होने के बारे में भी बात नहीं करते हैं। वह भी एक कार्यक्रम प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है। साहित्य चैनल में हमारे सभी कार्यक्रमों में स्थायी मेजबान है। वह सबसे अधिक एक प्रतिस्थापन मेजबान या अतिथि होस्ट हो सकता है जो बीमार है। क्या आपको लगता है कि उसके पास अपना कार्यक्रम हो सकता है? मुझे यह भी नहीं लगता कि अगले वर्ष होगा। उसे इसके माध्यम से सहन करने दें। यदि पिछले प्रतिस्थापन मेजबान के लिए समाचार चैनल में स्थानांतरित नहीं किया गया है, तो क्या उन्हें अपने दिखने के साथ काम पर रखा गया होगा? यह मेजबान के रूप में साहित्य चैनल में प्रवेश करने के लिए भी उसकी बारी नहीं होगी। टिया बिन की पत्नी हंसे, यहां तक कि ऐसे व्यक्ति को भी किराए पर लिया गया था। क्या मजाक है? टिया बिन ने कहा, नेता ने मुझे भी उसके आसपास नेतृत्व करने के लिए मिला। मेरे पास वह समय नहीं है। उनकी पत्नी ने कहा, तो बस उसे अनदेखा करें। यदि उसके पास कोई कार्यक्रम नहीं है तो चैनल शायद उसे दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर देगा। उन तीनों ने चैट के रूप में चैट किया। वे इस बात से अनजान थे कि कंपनी के प्रवेश द्वार से झांग ये ने उन्हें सुना था। मेरी पीठ के पीछे मुझसे बीमार बोल रहा है, अभी भी मुझे स्थानांतरित करना चाहते हैं। वे किस तरह के लोग हैं? जाहिर है संपादक झांग तुम अच्छी किस्मत से ईर्ष्यावान था। अन्य रेडियो मेजबानों ने यह भी नहीं सोचा था कि झांग तुम बहुत कुछ हासिल करेंगे। उन्हें झांग आप एक प्रतिस्थापन मेजबान जो किसी भी सामान्य लेख से अलग नहीं थे। नतीजतन ये दृश्य सामने आया। साहित्य चैनल में कोई भी उसे मान्य नहीं किया। किसने आपको बताया कि मैं प्रसिद्ध नहीं होगा? किसने आपको बताया कि मैं कार्यक्रमों पर नहीं जा सकता? प्रतीक्षा करें और देखें, मैं तुम्हें अपनी आंखें खोलने दूंगा। लोगों ने अपने जीवन में प्रसिद्धि और भाग्य के बाद पीछा किया। झांग तुम लालची नहीं थी क्योंकि वह केवल प्रसिद्धि चाहता था और पैसा नहीं चाहता था। वह अपने सभी प्रयासों और ऊर्जा को प्रसिद्ध बनने में डाल देगा, जो अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, जो गेम रिंग की सेटिंग्स द्वारा निर्धारित किया गया था, जो दुनिया में सबसे महान सुपरस्टार बनना था। कड़ी मेहनत हमेशा भुगतान करेगी। सभी इच्छाओं को छोड़कर और केवल प्रसिद्धि के लिए प्रयास करके वह विश्वास नहीं करता कि वह इसे बड़ा नहीं कर सका। अन्य चीजों के लिए पैसे की तरह। अच्छा, पैसा क्या है? यह प्रसिद्ध होने की तुलना कैसे की जा सकती है? उसने हमेशा इसे गंदगी की तरह व्यवहार किया था। उन्होंने वास्तव में पैसे जैसे अन्य सांसारिक चीजों की परवाह नहीं की। वह वास्तव में परवाह नहीं था। रुको, झांग तुम अचानक स्टेशन के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर रुक गए। उसने अपने पैर का इस्तेमाल किसी चीज पर कदम उठाने के लिए किया था। यह देखकर कि कोई भी उसे नहीं देख रहा था, वह नीचे झुक गया और एक पैसा उठाया कि कोई फर्श पर गिरा दिया गया था। उन्होंने चलने से पहले उन्होंने इसे अपने जेब में भर दिया। ठीक है, मैं कहाँ था? ओह ठीक है, किसने आपको बताया कि मैं कार्यक्रमों पर नहीं जा सकता? किसने आपको बताया? अध्याय 8 दुर्भाग्यपूर्ण स्टिकर की कोशिश कर रहा है। एक सप्ताह बीत गया। दोपहर झांग तुम अपने कार्यालय में बैठे थे, खुद से खा रहे थे। उसका दोपहर का भोजन एक बुन और एक बुन था। अपने पेट को भरने के लिए 3 बंस खत्म करना पर्याप्त था। अन्वेषण के कुछ दिनों के बाद वह अब अपने काम, उपकरण और उनके विभाग में पारस्परिक संबंधों से परिचित थे। झांग तुम बहुत सी सीखा, लेकिन निश्चित रूप से ये सब आत्म सीखा था। टिया बिन, जिन्हें नेता द्वारा उन्हें चारों ओर लाने के लिए सौंपा गया था, ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। काम के माहौल में उपयोग करने के बाद झांग तुमने हाथों में जो कुछ भी किया वह एक अवसर के लिए इंतजार कर रहा था। उन्होंने पिछले हफ्ते में एक भी कार्यक्रम नहीं किया था। यह भी अच्छा होगा अगर वह एक स्टैंड इन होस्ट हो सकता है, लेकिन 8 रेडियो मेजबान सभी अंतिम की तुलना में प्रत्येक स्वस्थ थे। कोई भी कार दुर्घटना में नहीं आया या बिजली से मारा गया। हाय लिटिल झांग, उसके पास एक व्यक्ति को बुलाया गया। झांग तुमने देखा और एक गर्म फैशन में कहा, क्या बात है?
उन्होंने अभी भी उन भावनाओं को याद किया जब उन्होंने पहली बार इस व्यक्ति को देखा था। ये बहुत झटका था। एक पल था कि झांग यी के दिमाग ने बिना शर्त एक वाक्यांश निकाला, ये एलियंस ने आखिरकार पृथ्वी पर हमला किया है। ठीक है, आगे बढ़ें और सोचें कि वह कैसा दिखता है। इस व्यक्ति का नाम ली सी था। यह एक बहुत ही मूल नाम था। इसे झांग सान और जियाओमिंग के साथ देश के 3 सबसे व्यापक नामों के रूप में स्थान दिया गया था। क्यों झांग ने उसे ऐसा रवैया दिया? क्योंकि वह व्यक्ति जो तियानबिन जोड़े के साथ अपनी पीठ के पीछे बोल रहा था, ये फोन संपादक था। उन्होंने झांग ये अपने बदसूरत दिखने के लिए भी आलोचना की थी। बस इसके बारे में सोचते हुए झांग आप हंसना चाहते हैं। क्या आप पहले दर्पण में खुद को नहीं देखना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे देखता हूं, मैं सबसे अधिक औसत पर हूं। तुम्हारे बारे में क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप केवल एक कविता के साथ वर्णित किया जा सकता है। आप आकाश में बादलों की तरह हैं। आप मोटी धुंध की तरह हैं। आप उज्ज्वल चंद्रमा की तरह हैं। आप हवा में धूल की तरह हैं। हाँ, अच्छी तरह से आप सिर्फ एक व्यक्ति की तरह नहीं है। ली एसाई ने A4 पेपर का एक गुच्छा डाल दिया। भाई टिया आज रात कार्यक्रम पर एक नया उपन्यास शुरू कर देंगे। अंतिम उपन्यास शून्य बिंदु पर भूत ने कल रिकॉर्डिंग और प्रसारण समाप्त कर दिया है। आज हम आत्माओं को याद करने के साथ शुरू करेंगे और हमने पिछले हफ्ते कहानी के लिए कॉपीराइट प्राप्त किया है। योजना 50 एपिसोड के लिए तैयार करना है। ये पहले 2 एपिसोड के लिए स्क्रिप्ट है। फोन संपादक का काम आमतौर पर उन श्रोताओं को छिपाने के लिए था जो लाइव प्रसारण के दौरान कॉल करते थे। हालांकि आजकल जैसा कि ज्यादातर पूर्व रिकॉर्ड किए गए प्रसारण थे, फोन संपादक का काम कुछ कार्यक्रमों के लिए कुछ टेक्स्ट संपादन करना था। तियानबिन की देर रात की भूत कहानियां हमेशा ली सी द्वारा व्यवस्थित, एनोटेट और ऑडिट की गई थी। झांग तुमने कहा, तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? ली एस ने उसे देखा और कहा, कुछ पैराग्राफ को संपादित करने के लिए भाई टिया की मदद करें। ये पैराग्राफ एक छोटे से राजनीतिक है और प्रसारण और प्रकाशन के लिए मानक अलग है, इसलिए हमें इसे संपादित करने की आवश्यकता है। ओह, मुझे अभी भी कुछ शब्दों और अन्य नौकरियों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम आज रात लाइव प्रसारण किया जाएगा, इसलिए पर्याप्त समय नहीं है। झांग तुमने नेता द्वारा तियानबिन के नेतृत्व में सौंपा गया था। चूंकि वह इस कार्य को नहीं कह सकता था, उसने इसे लिया और इसे संपादित किया। दोपहर में काम से बाहर निकलने से ठीक पहले झांग तुमने संपादन समाप्त कर दिया था और उपन्यास के पहले कुछ अध्याय भी पढ़ा था। उन्होंने इसे औसत और बहुत क्लिच पाया। उनकी समझ के मुताबिक इन दिनों आत्माओं को याद करना एक बहुत ही लोकप्रिय अलौकिक उपन्यास था। सरलीकृत चीनी संस्करण हॉटकेक की तरह बेच रहा था। हालांकि जब झांग ने अपने मन में अलौकिक कब्र लुटेरों के उपन्यासों की तुलना की तो अंतर बहुत अच्छा था। इस दुनिया के अलौकिक उपन्यास मनोरंजन मूल्य में कमजोर थे और मकबरे के लुटेरों के उपन्यास के लिए निरंतर रहस्य। जब झांग ने कुछ समझ हासिल करने के लिए वेब की जांच की तो उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में मकबरे के लुटेरों के समान कुछ भी नहीं था। किसी ने इसे लिखा नहीं था और उपन्यास उद्योग की स्थिति अपने शुरुआती चरणों में थी और समृद्धि में कमी थी। अचानक तियानबिन काम के लिए पहुंचे। उन लोगों के लिए यह आम था जिनके पास रात के कार्यक्रम थे। आमतौर पर लाइव प्रसारण में पकड़े गए मेजबान केवल दोपहर या रात में काम करने आएंगे। झांग तुमने उन्हें तैयार स्क्रिप्ट सौंप दी, इसे संपादित किया गया है। उसने अब उसे भाई टिया नहीं बुलाया क्योंकि यह साथी एक बहुत ही बदला लेने वाला व्यक्ति था। ली सी ने आपको काम दिया। तियानबिन ने इसे एक बार पढ़ा और कहा, ओह वह करेगा। ये संशोधन करेंगे। उसने कोई नाइट नहीं कहा। ली सी इस पल में पहुंचे और तियानबिन के साथ लिपि पर चर्चा की। जैसे ही झांग तुम काम से दूर होने के लिए खड़े हो गए, वह काम जिसे वह एक सप्ताह के लिए उत्सुकता से देख रहा था। संपादक टीम के एक सहायक झांग तुम की तलाश में आया था। उसे देखने के बाद मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने जल्दी से उसे रोक दिया। थोड़ा झांग, क्या आप काम से दूर हो रहे हैं? झांग ने जवाब दिया, हाँ। डिप्टी ने कहा, थोड़ी देर पर पकड़ो, मेरे यहाँ कुछ है। कोई चिंता नहीं, मुझे बताओ कि आपको मेरी जरूरत है। एक रूकी के रूप में उसे और मेहनती होना पड़ा। झांग तुम इसे गहरा नीचे जानता था। सहायक ने अपने हाथ में दस्तावेजों को देखा। रात में देर रात की भूत कहानियों के पहले एपिसोड के प्रसारण के अलावा एक और प्रसारण होगा। ये गोल्डन टाइम अवधि का साक्षात्कार कार्यक्रम है। हमने एक अतिथि को आमंत्रित किया है, इसलिए मूड को खाली करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त मेजबान की आवश्यकता है। साहित्य चैनल केवल आपको स्टैंड इन होस्ट के रूप में है। ओह, मुझे यकीन नहीं है कि आप कार्य पर हैं या नहीं। आखिरकार आप बस एक सप्ताह के लिए यहाँ रहे हैं और आपको अनुभव में कमी हो सकती है। ये ठीक हो गया होगा अगर यह एक पूर्व रिकॉर्डीकृत कार्यक्रम था जिसे हम सामग्री को फिर से रिकॉर्ड करने और संपादित करके ठीक कर सकते हैं। हालांकि हम लाइव प्रसारण के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि कोई समस्या होती है तो यह एक हवाई दुर्घटना है, इसलिए मुझे ये सुनिश्चित करने की जरूरत है। झांग तुमने तुरंत वादा किया, मुझे इसके साथ कोई समस्या नहीं है। मैं पहले से ही अपने काम से परिचित हूँ। आप आश्वासन दे सकते हैं। वह इसके लिए इंतजार कर रहा था।
संपादन टीम के सहायक ने एक बेहोश ओह दिया और उसके पास टिया बिन से पूछा, शिक्षक टिया, लिटिल झांग आपके द्वारा नेतृत्व में है। क्या आपको लगता है कि वह कार्य पर निर्भर है? यदि आपको नहीं लगता कि कोई समस्या होगी तो मैं इसे आजमा दूंगा। कार्यक्रम के लिए लोग मुझे दौड़ रहे हैं और प्रसारण जल्द ही होगा, इसलिए हम इसे तैयार करने के लिए जल्दी में हैं। झांग, तुमने टिया बिन को देखा? झांग ये को एक प्रसारण मेजबान बनने के लिए किराए पर लिया गया था, इसलिए उसे एक दिन एक शो में जाना पड़ा। अब उसे अवसर मिला और आमतौर पर लोग अपनी भविष्य की संभावनाओं में बाधा नहीं डालेंगे और कुछ अच्छी तरह से कहेंगे। हालांकि टिया बिन की प्रतिक्रिया अपेक्षा से दूर थी। कुछ सेकंड के लिए चुप रहने के बाद वह फेंक दिया, वह अभी आ गया है और व्यापार से परिचित नहीं है। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। संपादन टीम के सहायक को डर दिया गया था और इसे टेरेस रूप से स्वीकार किया गया था। जब झांग ने इसे सुना तो वह नाराज हो गया। मैं एक प्रसारण प्रमुख हूं और व्यवहारिक सबक था, इसलिए मैं पहले से ही बहुत परिचित हूं। मुझे पता है कि सभी उपकरणों का भी उपयोग कैसे करें। टिया बिन ने इस तरह से इंटर्न किया जैसे कि वह बहुत अनुभवी था। थोड़ा झांग, मुझे पता है कि आप एक विशेष प्रमुख से हैं और अच्छी नींव रखते हैं। हालांकि एक लाइव प्रसारण अलग है। ये किसी की सहजता का परीक्षण करता है। आप अभी भी उससे दूर हैं और मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मैं आपके लिए जिम्मेदार हूं। आपको पहले धीरे धीरे प्रसारण में अनुभव प्राप्त करना चाहिए। एक साधारण वाक्य के साथ उन्होंने झांग ये एक कार्यक्रम पर जाने का मौका नष्ट कर दिया था। कारण से टिया बिन ने स्पष्ट रूप से देखा था कि झांग ये उनके प्रति दृष्टिकोण बदल गया था। उसने उसे भाई टिया भी नहीं बुलाया। टिया बिन ने अपने दिल में छेड़छाड़ की और स्वाभाविक रूप से उसे दबाने का अवसर लिया। संपादक टीम के सहायक के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था लेकिन कार्यक्रम लेआउट रखने और कहने के लिए, ठीक है तो हमारे चैनल के शिक्षक चेन के पास आज कोई कार्यक्रम नहीं है ना? मैं उपस्थिति बनाने के लिए शिक्षक चेन प्राप्त करूंगा। हारने के अवसर के साथ झांग, तुम तुरंत शत्रुतापूर्ण हो गए। शिक्षक टिया, मैंने तुम्हें नाराज नहीं किया है ना? आपने मुझे अनुभव देने के लिए अपने काम पर कोई मदद नहीं दी। आपने कभी मेरे संदेहों का उत्तर नहीं दिया। अब आप ये भी नहीं जानते कि मेरी क्षमता क्या है और आप कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा। आपने मेरे लिए एक अंतिम मिनट सहायक मेजबान होने का मौका भी लिया और तुमने मेरे खिलाफ योजना के लिए मेरी पीठ के पीछे बात की। क्या मैंने तुम्हारे पिता या आपकी मां को मार दिया? क्या यह निर्दयी होने की आवश्यकता है? टिया बिन ने झांग की उम्मीद नहीं की कि झांग ने इस तरह से बात करने की हिम्मत की और गुस्से में कहा, आप फिर से दोहराएं। ली एसआई भी आगे बढ़े और कहा, एक रूकी के रूप में आप इस तरह भाई टिया से कैसे बात कर सकते हैं? क्या आप विद्रोह कर रहे हैं? कार्यालय में हर किसी ने प्रमोशन देखने के लिए उनके लिए अपने गजों को बदल दिया। हर किसी की आंखें घूर रही थी। बिना किसी को रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। टियान बिन ने झांग ये पर बताया, ये बच्चा मेरी दयालुता की भी सराहना नहीं कर सकता। मैं तुम्हें हवा पर जाने के द्वारा आपकी रक्षा कर रहा हूं। यह आपको अपना अनुभव बनाने के लिए है। और तुम वास्तव में मुझ पर चिल्लाया और फिर भी कहा कि मैंने तुम्हारे पीछे की वापसी की। क्या तुम मुझे बदनाम कर रहे हो? झांग, तुमने ठंडे कहा, आप जानते हैं कि आपने वापस ली सी के साथ वापस क्या कहा? दोनों ने झगड़ा करना शुरू किया और कोई भी कमजोर स्थिति में नहीं होना चाहता था। अंत में कार्यालय में कुछ सहयोगी उन्हें रोकने के लिए आगे आए। असल में हर कोई जानता था कि टिया बिन को लोगों की पीठ के पीछे बोलने की बुरी आदत थी, इसलिए उन्हें पता था कि झांग, तुमने कारण के बिना यह नहीं कहा होगा। इसके अलावा झांग, आपको एक विकल्प मेजबान होने के लिए कहा जा रहा था। न केवल टिया बिन ने रूकी को चारों ओर लाने की परवाह नहीं किया, उसने उसे अपने सभी गंदे काम भी किया था। और जब रूकी ने गंदा काम समाप्त किया तो भी आपने उसे एक कार्यक्रम पर जाने नहीं दिया। यह वास्तव में काफी अनुचित था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन था, वे निश्चित रूप से इस बारे में खुश नहीं होंगे। टिया बिन और ली एसआई गुस्से से बाहर चला गया। झांग, तुमने अपने पीठ पर देखा क्योंकि वह स्कॉफ्ट। वह जानता था कि लोगों को किसी के पैरों के बीच की पूंछ को टक करना पड़ा और कभी कभी खुद को व्यवहार करना पड़ा। हालांकि जब लोग उसे धमकाया तो वह उनके लिए विनम्र नहीं होगा। टिया बिन ने इसे बहुत दूर धक्का दिया था। उसे मारो, फिर निकालने के लिए प्रतीक्षा करें। उसे डांटा। यह संभावना थी कि एक ही अंत परिणाम होगा। यह एक नौकरी थी झांग, तुम एक कठिन समय हो रही थी। वह निश्चित रूप से इसे खो नहीं सकता था। उन्हें अभी भी रेडियो स्टेशन का उपयोग प्रसिद्ध होने के पहले चरण के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। रुको, वह अशुभ स्टिकर। झांग, तुम अचानक उस नए आइटम के बारे में सोचा जो उसने पिछले हफ्ते लॉटरी में जीता था। उन्हें नहीं पता था कि आइटम कितना प्रभावी था और इसका उपयोग करने की कभी भी योजना नहीं थी। जो भी हो, क्योंकि हम इस राज्य में हैं, चलिए आप पर इसका उपयोग करने का प्रयास करें। खेल की अंगूठी वह थी जो वह भविष्य में भरोसा करेगी। उन्हें यह समझना पड़ा कि वस्तुओं के अंदर कैसे किया गया था और वे कितने प्रभावी थे। जोखिम में उसकी आजीविका के साथ वह प्रयोग कैसे नहीं कर सकता। वह वास्तव में नहीं जानता था कि बुरी किस्मत कितनी बुरी होगी। अध्याय 9, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण टिया बिन। अध्याय शीर्षक एक स्पॉइलर है। इसे पढ़ने के लिए हाईलाइट करें या इसे नीचे देखो। काम के बाद। अरे, क्या तुमने इसके बारे में सुना?
मैं सिर्फ रात के खाने के लिए गया था। क्या हुआ? रूकी लगभग टिया बिन के साथ लड़े। गंभीरता से। क्या हुआ? कार्यालय में कई लोग फुसफुसाते हुए बोलना शुरू कर दिया। सभी को एक प्रमोशन पसंद आया। झांग, तुम या तो घर नहीं गए थे। उन्होंने अपनी सूची खोलने के लिए गेम रिंग को रगड़ दिया और च्यूइंग गम जैसी वस्तु को बाहर निकाला जो उसने पहले एक खजाने की छाती से बाहर निकाला था। उसने पैकेज खोला और इस समय टिया बिन बाहर से वापस आ गया था। चूंकि उनमें से दो एक दूसरे से बैठे, उनकी सीटें एक दूसरे के करीब निकट थी। यदि टिया बिन अपनी सीट पर जाना चाहती थी तो उसे झांग तुम से गुजरना पड़ा। झांग तुम चुपचाप एक उंगली के साथ टिया बिन के पतलून पर दुर्भाग्यपूर्ण स्टिकर फंस गए। ये बात झांग ये के अलावा किसी और के द्वारा नहीं देखी जा सकी। टिया बिन को यह महसूस हुआ कि झांग तुमने उसे छुआ था जब वह अतीत चला गया था। हालांकि जब उसने नीचे देखा तो वह कुछ भी नहीं देख सकता था, इसलिए उसने झांग तुम पर ठंडा देखा। खेल की अंगूठी ने एक घोषणा की। दुर्भाग्यपूर्ण स्टिकर का उपयोग किया गया है। 5 मिनट के लिए प्रभावी। उल्टी गिनती शुरू होती है। 4:59 4:58। यद्यपि झांग ये की एंटीक्स टिया बिन की नसों पर पहुंची, फिर भी उसका मनोदशा अभी भी अच्छा था। कुल मिलाकर स्पिरिट्स को याद करते हुए वर्तमान में सबसे ऊपर की ओर बढ़ती भूत कहानी थी और उन्होंने उपन्यास को ऑडियो और प्रसारण अधिकारों को सुरक्षित करने में बहुत सारे प्रयास किए थे। कुछ अन्य प्रांतों के रेडियो स्टेशनों ने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बोली प्रक्रिया युद्ध शुरू किया था, लेकिन अंत में टिया बिन ने अधिकार जीते थे। उन्होंने वास्तव में अंडर द टेबल विधियों का सहारा लिया था और लेखक के बजाय सीधे प्रकाशक के पास गया था, जो एक रूकी था। उन्होंने प्रकाशक के प्रबंधन के साथ बातचीत की और अधिकारों के लिए उच्च कीमत का वादा किया। कैसे प्रकाशक लेखक के साथ भुगतान पर बातचीत करेगा, ये टिया बिन के व्यवसाय में से कोई भी नहीं था। उन्होंने केवल प्रकाशक से वादा किया था कि बोली मूल्य लेखक को नहीं बताए जाएंगे और स्टेशन और प्रकाशक केवल इस सौदे से प्राप्त होने वाले एकमात्र होंगे। टिया बिन ने कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह अपने देर रात की भूत कहानियों सेगमेंट के श्रोता को बढ़ावा देने में मदद के लिए इस उपन्यास का उपयोग करना चाहता था। अधिक प्रायोजन को आकर्षित करता है और खुद के लिए एक नाम प्राप्त करता है। बीप बीप, एक और छोटा संदेश आया। टिया बिन ने अपने मोबाइल फोन को देखा। यह प्रकाशक के उपाध्यक्ष से एक संदेश था, जो टिया बिन के रेडियो सेगमेंट की सफलता की कामना करता है, साथ ही साथ उपन्यास के ऑडियो और प्रसारण अधिकारों के लिए सहमत शुल्क को प्रकट नहीं करने के लिए एक अनुस्मारक भी था। टिया बिन मुस्कुराया और जैसा कि उसने चले जाने के दौरान जवाब दिया, कुछ कार्यालय डेस्क पर उसके बाईं ओर हुआ। एक मादा सहयोगी अपने लंच बॉक्स लेने और काम से दूर होने की सोच रहा था, लेकिन जब उसने अपनी बांह फैली हुई तो उसने ध्यान नहीं दिया, जिससे लंच बॉक्स के ढक्कन को डिंग डांग ध्वनि के साथ जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टिया बिन बस उस पर कदम उठाने और जमीन पर पर्ची के लिए हुआ। एक स्लैम के साथ वह जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शिक्षक टिया, तुम क्या कर रहे हो? क्षमा करें, क्या तुम ठीक हो? टिया बिन दर्द में था, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने अपना हाथ लहराया। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। उन्होंने फोन उठाया और देखा कि संदेश इंटरफेस चला गया था, इसलिए उन्होंने एक नया संदेश बनाया और टाइप किया, राष्ट्रपति ली, कृपया आश्वस्त रहें कि हम इस बारे में नहीं पूछेंगे कि आप लेखक के साथ मुनाफे को कैसे विभाजित करते हैं। हम ली जनरल के साथ सौदा के अपने अंत को प्रकट नहीं करेंगे। ये हमारी पहली बार एक साथ काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। इसे लिखने के बाद टिया बिन ने संदेश भेजने के लिए राष्ट्रपति ली के संपर्क में स्क्रॉल किया, लेकिन इस समय सहयोगी विपरीत काम से दस्तक देने की तैयारी कर रहा था। जब वह टिया बिन गुजर रही थी तो उसने गलती से उसमें दस्तक दी। रेशम प्रशंसक जो वह गिर रहा था और उतरा, फर्श पर फैल गया। टिया बिन ने अपना संतुलन खो दिया, एक ही समय में प्रशंसक पर कदम रखा और फिर एक बार फिर जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भाई टिया, मुझे बहुत खेद है। तुम, अय्यू, मेरी पीठ, क्या चल रहा है? इस बार कार्यालय में लोगों ने अधिक ध्यान दिया। 2 कुछ सेकंड की जगह में पड़ता है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। टिया बिन अपने पैरों पर ठोकर खाए, इसलिए गुस्से में है कि वह एक अच्छा डांटना चाहता था। उसने अपने फोन पर एक नजर डाली और महसूस किया कि जब वह अभी गिर रहा था तो उसने गलत संपर्क में स्क्रॉल किया था, जो सिर्फ लेखक बनने के लिए हुआ। ली जनरल राष्ट्रपति ली और उनके दोनों को ली का उपनाम था, इसलिए उनके संपर्क सिर्फ एक दूसरे के बगल में थे। टिया बिन ने वास्तव में गुस्सा महसूस किया और फिर से सही संपर्क चुनने पर योजना बनाई, लेकिन अचानक ली ऐसा एक तेज गति से पीछे से चला गया। भाई टिया। टिया बिन ने अपना सिर चारों ओर घुमाया। पिंग। उसके सिर के ऊपर फ्लोरोसेंट लाइट बिना किसी चेतावनी के विस्फोट हुआ। लाइट ट्यूब के टुकड़े उनके प्रति गिर गए और ली को एक डर दिया। उनके प्रतिबिंबों ने उन्हें अपने हाथ को खुद को बचाने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बजाय अपने ठोड़ी पर टिया बिन को मारा। टिया बिन चिल्लाया, पुटोग। जैसे ही वह जमीन पर पीछे की ओर गिर गया, उसके हाथ खड़े हो गए और साथ ही संदेश भेजा गया था। ली ने उसे मदद करने के लिए पहुंचे। भाई टिया, क्षमा करें। यह टिया बिन लगभग आंसू में था। तुम क्या कर रहे हो? क्या आपके पास आंखें नहीं है? ली ने अपने सिर को खरोंच कर दिया और कहा, मुझे खेद है भाई टिया।
मुझे पता नहीं था किसने सोचा होगा कि प्रकाश विस्फोट करेगा, लेकिन जब उसने स्क्रीन पर एक नजर डालने के लिए फोन उठाया तो टिया बिन का चेहरा बदल गया। लानत है, ये कैसे भेजा गया? वह स्थिति को बचाना चाहता था, लेकिन ये पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। यह दृश्य झांग तुम के सामने खेला। उसने अपनी आंखों के साथ स्पष्ट रूप से देखा कि कैसे टिया बिन गिर गई और खटखटाया गया। उनके सहयोगी हंस रहे थे, सोच रहे थे, आज क्या बुरी किस्मत टिया बिन है। 3 बार, वह 3 बार गिर गया था। क्या आपने घर छोड़ने से पहले अल्मनेक की जांच नहीं की? लेकिन यह अंत नहीं था। जैसे ही दुर्भाग्यपूर्ण स्टिकर के प्रभाव समाप्त हो रहे थे, साहित्य चैनल का व्यक्ति प्रभारी पहुंच गया। टिया बिन, झाओ गुओजो को जोर से फोन किया। टिया बिन ने स्वीकार किया, ये जानकर कि कुछ गलत था। नेता, हर किसी को पता चला कि क्या हुआ था। झाओ गुओजो ने चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? रिकॉलिंग स्पिरिट्स के लेखक ली जेन ने कहा, बस बुलाया और मांग की कि अनुबंध को शून्य किया जाए और हमारे लिए अपने उपन्यास के प्रसारण को रोकने के लिए। और अगर हम उसके कॉपीराइट पर उल्लंघन करते हैं तो वह हमें अपने वकील के पत्र भेज देगा। क्या इस मामले को आपके द्वारा संभाला जाना नहीं था? अब यह मेरी समस्या क्यों बन गई है? टिया बिन ने एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की और बस नीचे देखा। उपन्यास रिकॉलिंग स्पिरिट्स के अधिकार लेखक के साथ थे और वही ऑडियो अधिकारों के लिए चला गया। यह विश्वास करने के लिए नीचे था कि लेखक ने प्रकाशक को अपनी ओर से बातचीत करने की अनुमति दी। इसलिए लेखक की लिखित अनुमति के बिना सख्ती से बोलते हुए कोई समझौते कानूनी नहीं थे। इस तरह ये आत्माओं को याद करने के लिए था और टिया बिन ने केवल प्रकाशक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अगर लेखक ने भुगतान का अपना हिस्सा लिया था तो अनुबंध प्रभावी होता, लेकिन फिर भी अगर लेखक चाहता था तो वह अनुबंध को शून्य कर सकता था। झाओ गुओजो ने उन्हें 10 मिनट के लिए चिपकाया। अंत में साहित्य चैनल के कई प्रबंधक आए और हर कोई इस मुद्दे पर विचार कर रहा था। केवल तब झांग तुम और दूसरों को समझ गया कि क्या हुआ था। अब यह ज्ञात था कि उपन्यास के ऑडियो अधिकारों के लिए टिया बिन के पास उपन्यास के ऑडियो अधिकारों के लिए रिकॉलिंग स्पिरिट्स के प्रकाशकों के साथ एक समझौता था। वह सहमत मूल्य को लेखक से एक रहस्य रखेगा और प्रकाशक को मुनाफे का हिस्सा बनाए रखेगा। असल में यह उद्योग में बहुत आम था। भले ही टिया बिन ने उद्देश्य से विवरण छिपाए, जब तक कि प्रकाशक ने इसका जिक्र नहीं किया, लेखक नहीं जानते थे। लेकिन किसी भी तरह सौदा के सभी विवरणों के साथ टिया बिन का संदेश लेखक को गलत तरीके से भेजा गया था। क्या यह ताबूत में एक नाखून नहीं है? क्या यह घृणित नहीं है? अधिकारों को रद्द करना बहुत ज्यादा नहीं था। यदि यह कोई अन्य लेखक था जिसने उस संदेश को देखा तो परिणाम बहुत खराब हो गया होगा। टिया बिन ने समझाया, नेता, इस बार यह मेरी गलती थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम प्रसारण के साथ जारी रख सकते हैं। अनुबंध पहले ही प्रकाशक के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। वास्तव में वांग जियाओमी, जिन्होंने अभी तक खटखटाया नहीं था, नाराजगी के साथ जवाब दिया, क्या आप अदालत के मामले से लड़ने जा रहे हैं? संपादकीय टीम के एक प्रमुख ने भी चिपकाया, यह निश्चित रूप से प्रसारित नहीं किया जा सकता है। समस्याएं उत्पन्न होने पर कौन जिम्मेदार होगा? वे एक सार्वजनिक संस्थान थे और मुनाफा मुख्य समस्या नहीं थी, जिम्मेदारी थी। उपन्यास बदलते हैं, हर कोई आगे और आगे चर्चा कर रहा था, लेकिन अंततः झाओ गुओजो ने बोर्ड पर अपना हाथ झुका दिया। सभी विभाग जिनके पास उपयुक्त भूत कहानी संसाधन है, मदद करें। आज रात का प्रसारण रद्द नहीं किया जा सकता है। सबसे कम समय का उपयोग करें और नए उपन्यास के कॉपीराइट को व्यवस्थित करें। झाओ गुओजो ने टिया बिन की नाक पर इशारा किया और कहा, यह सब आप पर है। अपनी सजा के लिए रुको। इसके विपरीत टिया बिन ने अपने पिता की तरह देखा था। झांग ये का क्रोध उबाल गया। उसने महसूस किया कि अशुभ स्टिकर केवल 5 मिनट के लिए प्रभावी हो गया था। बस एक छोटा सा 5 मिनट बीत चुका था और टिया बिन की किस्मत इस तरह बन गई। यह आइटम बहुत चमत्कारी है। ऐसा लगता है कि भविष्य में झांग जिंग कोंग उपनाम के अलावा एक और उपनाम आवश्यक है। हाँ, प्रसिद्ध जासूस कोगोरो मोरी ध्वनि कैसे करता है। अध्याय 10, भूत ने प्रकाश को उड़ा दिया, पैदा हुआ है। कार्यालय इकाई के बाहर आकाश पूरी तरह से अंधेरा था। यह रात में 11 साल का था और वे मध्यरात्रि में लाइव प्रसारण से 30 मिनट से भी कम दूर थे। क्या यह नहीं किया गया है? नेता, मैं वास्तव में एक नहीं मिल सकता। आपको एक खोजना है, भले ही आप नहीं कर सकते। देखो कि यह किस समय है। हाँ, फिर तो मैं फिर से कोशिश करूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कार्यालय में कई लोगों ने ओवरटाइम काम किया। स्थिति को बचाने की कोशिश कर 10 से अधिक लोगों ने जल्दबाजी की। यदि स्थिति का वर्णन करने के लिए एक मुहावरे का उपयोग किया गया था तो यह सभी नरक टूट गया होगा। नेता, टिया बिन ने ध्यान से पूछा। झाओ गुओजो ने अपना हाथ लहराया, प्रसारण स्टूडियो पर जाएं और पहले वहां प्रतीक्षा करें। ली एसआई कार्यालय के अंदर भाग गया और कहा, अभी भी कोई रास्ता नहीं है। मैंने 10 से अधिक अलौकिक उपन्यासों के बारे में पूछताछ की है। उनके ऑडियो अधिकार अन्य वेबसाइटों या रेडियो स्टेशनों को बेचे गए हैं। मैंने अपने कुछ उपन्यासों के बारे में बेहे प्रांत के रेडियो स्टेशन से भी संपर्क किया है। उम्मीद है कि उन्हें सहकारी तरीके से प्रसारित करने की उम्मीद है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।
इसके अलावा कुछ और आम डरावनी उपन्यास हैं, लेकिन कड़े समय के कार्यक्रम के कारण उनसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। उनमें से कुछ भी उनसे संपर्क करने का एक तरीका नहीं है। झाओ गुओजो ने टेबल को फिसल दिया, एक भी किताब नहीं है। ली सी ने कड़वाहट से कहा, अलौकिक उपन्यास अब कम आपूर्ति में है। बाजार अभी भी अपने नवजात चरणों में है और परिपक्व कार्यों के केवल 10 से अधिक किताबें हैं। हर जगह से रेडियो स्टेशन उन्हें भी छीन रहे हैं। एक संपादक ने कहा, हमारे लिए 1 से 2 एपिसोड में देरी करने के लिए सबसे बुरी स्थिति है। फिर हम इन 2 दिनों में उनके लिए कॉपीराइट खरीद सकते हैं। इसके बाद जब हम अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं तो हम प्रसारण को फिर से शुरू कर सकते हैं। झाओ गुओजो ने जमकर कहा, यह कार्यक्रम ब्रेक के बिना 5 साल तक चल रहा है। यदि यह हवा से दूर चला जाता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? इसके अलावा हमने पिछले कुछ दिनों में कार्यक्रम का विज्ञापन किया है। हमारे 3 चैनल आज की देर रात की भूत कहानियों के लिए नए उपन्यास को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। कौन नहीं जानता कि उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण दिन इसका पहला दिन है। यद्यपि लोग नहीं जानते हैं कि किस पुस्तक को प्रसारित किया जाना है। इस तरह के व्यापक प्रचार के साथ आज प्रसारण के लिए सामान्य श्रद्धांजलि के लिए कम से कम 4 से 5 गुना होगा। प्रसारण रोक दिया। क्या आप इसे कहने जा रहे हैं? किसी भी चीज के बावजूद आज का कार्यक्रम प्रसारण किया जाना चाहिए। जल्दी करो और संपर्क बनाने की कोशिश करो। मुझे विश्वास नहीं है कि हम एक अलौकिक उपन्यास पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। स्पिरिट्स को याद करते हुए के रूप में आज सबसे अधिक अलौकिक कहानी थी। स्टेशन ने लोहे को मारा था जबकि इसे बढ़ावा देकर गर्म था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान अपनी गर्दन के चारों ओर एक नोज में बदल गया था। टिया बिन ने धीरे धीरे कहा, अगर हम वास्तव में इसे समय पर नहीं बना सकते हैं तो। झाओ गुओजो चिल्लाया, भले ही आप इसे समय पर नहीं बना सके, आपको अभी भी इसे बनाना होगा। चूंकि यह परेशानी आपके द्वारा हुई थी, इसलिए अपने गधे को मिटा दें। टिया बिन ने ध्वनि बनाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसके माथे ने जोर से पसीना पड़े। उन्होंने पीड़ित महसूस किया, लेकिन वह अपना क्रोध जारी नहीं कर सका। कौन जानता था कि इस तरह के संयोग होंगे? अगर वह उस लंच बॉक्स ढक्कन के कारण फिसल नहीं गया था तो वह राष्ट्रपति ली के साथ संदेश विंडो बंद नहीं करेगा और वह गलत व्यक्ति को संदेश नहीं भेजा होगा। अगर वह एक सहकर्मी की वजह से नहीं गिर गया था जो उसके पीछे ब्रश किया गया था तो उसने गलत नाम नहीं चुना होगा। यदि फ्लोरोसेंट लाइट विस्फोट नहीं हुआ और ली सी को उसे मारने का कारण बन गया तो वह गलत तरीके से प्रेषण बटन दबाएगा। टिया बिन ने अपने पूरे जीवन में इतनी बुरी तरह से नहीं डूब लिया था। हालांकि इन सभी संयोगियों के साथ एक ही समय में हो रहा है, टिया बिन ने इसे बहुत अजीब पाया। अब एक प्रमुख घटना के कगार पर कार्यक्रम के साथ टिया बिन को अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। वह नहीं जानता था कि उसने स्वर्ग को कैसे नाराज किया था। वह किसके साथ खिलवाड़ किया गया था। टिया बिन ने झांग ये को देखा जैसे कि उसने एक भूत देखा था। जब से उसके पास झांग तुम के साथ एक तर्क था तब से वह दुर्भाग्यपूर्ण था। आधी रात संख्या 5 लाइव प्रसारण स्टूडियो। यह साहित्य चैनल का समर्पित प्रसारण स्टूडियो था जो बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित था। झांग ये और एक अन्य कर्मचारी सदस्य उपकरणों का परीक्षण करने के लिए प्रवेश किया। स्टाफ के सदस्य ने हेडसेट की जांच की जबकि झांग ने माइक्रोफोन का परीक्षण किया। लाइव प्रसारण ने उल्टी गिनती दर्ज करने से पहले अभी भी 10 मिनट के लिए जा रहे थे। उपन्यास के कॉपीराइट के बिना लाइव प्रसारण के साथ आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं था। कहने के लिए क्या था? यह कुछ टॉक शो नहीं था जहां कोई भी सूर्य के नीचे कुछ बात कर सकता था। यह एक भूत कहानी कार्यक्रम था। लोगों ने रात में देर रात अपने रेडियो पर स्विच किया। किसी भी सामग्री के बिना इसके साथ जाने का कोई तरीका नहीं था। स्टूडियो में दूसरी तरफ एक ध्वनिरोधी कमरे वाला एक पारदर्शी कांच था। आमतौर पर वह जगह था जहां फोन संपादक बैठ गया था। अपनी नौकरी खत्म करने के बाद झांग तुम खत्म हो गए। झाओ गुओजो, टिया बिन और कंपनी ने एक दूसरे के बाद प्रवेश करना शुरू किया। एक महिला सहायक ने उन्हें सतर्क किया, अभी भी 3 मिनट शेष है। झाओ गुओजो ने टिया बिन से कहा, ऊपर जाओ। लीडर नेता टिया बिन की आंतों में हरा हो गया था। कैसे? मैं कैसे जा सकता हूं? मैं बिना कहानी के कुछ भी नहीं कह सकता। झाओ गुओजो, जो अभी भी दबाव की जबरदस्त मात्रा का अनुभव कर रहे थे, ने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता कि आप कहानी के बिना कुछ भी नहीं कह सकते? लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? तुम मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं। स्टूडियो की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, जल्दी से वहां जाओ। कार्यक्रम 1 घंटे के लिए होगा। मुझे परवाह नहीं है कि आप इसे कैसे हुडविंक करने जा रहे हैं, लेकिन बस इसे करें। 1 घंटे के लिए हुडविंक करने का कोई तरीका नहीं है। टिया बिन ने ऊपर जाने से इनकार कर दिया। उसके अन्य सहयोगियों ने एक दूसरे को देखा। अब तक एक भी समाधान नहीं था। मादा सहायक ने उस समय देखा, अभी भी 1 और मिनट है। 59 सेकंड, 58 सेकंड। वांग जियाओमी, जो साहित्य चैनल के शीर्ष सितारे और चैनल की रीढ़ की हड्डी में से एक था, भी पीछे रहे थे। यह देखते हुए कि टिया बिन अपनी सीट से नहीं चले गए थे, उसने उसे दोहराया, जल्दी से। यदि आप अपने कार्यक्रम के लिए हवा पर भी नहीं जाते हैं तो यह एक प्रसारण घटना होगी।
ध्यान से सोचो। साहित्य चैनल के एक कम नेता ने ये भी कहा, कुछ भी कहने से पहले पहले पर जाएं। टिया बिन अभी भी गतिहीन बनी हुई है। उसकी अभिव्यक्ति दुखी थी। मादा सहायक ने समय जल्दी से रिपोर्ट की, अभी भी 10 सेकंड है। 9 सेकंड। इस समय झांग तुम अचानक अपने दांतों को दबा दिया और एक निर्णय लिया। आप इसे नहीं कर सकते। आप इसे करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं कर सकता हूं। क्या वह अभी भी एक कार्यक्रम नहीं होने के बारे में निराश नहीं था? क्या यह खुद के लिए एक अवसर नहीं था? उन्हें कोई उपन्यास कॉपीराइट नहीं दिया गया था। झांग तुम अभी भी अपनी दुनिया से कुछ मकबरे हमला कहानियों को याद किया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्या दुनिया के उपन्यास इस दुनिया में काम करेंगे, तो उसे कम से कम कोशिश करनी थी। एक लंबी गहरी सांस लेना, उसने अपनी अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी। उसका पूरा आभा बदल गया। चूंकि मादा सहायक उस समय की गिनती कर रहा था जहां तुमने पहले 3 कदम उठाए और फिर स्टूडियो में 2 कदम उठाए। सीट पर अपने गधे के साथ उसने उस बटन को धक्का दिया जो ऑडियो वॉल्यूम को नियंत्रित करता था, क्योंकि उसने हेडसेट पहने थे। हर कोई अपने मुंह के साथ डर गया था। लिटिल झांग, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों ऊपर गए? हर किसी को यह समझ में नहीं आया कि झांग तुम क्या कर रहे थे। एक उपन्यास की लिपि के एक शब्द के बिना वह एक कार्यक्रम कैसे किया गया था? क्या आप इस तरह एक लाइव प्रसारण करने जा रहे हैं? क्या आप पतली हवा से कुछ खींचने की कोशिश कर रहे हैं? केवल टिया बिन ने राहत की सांस ली और भाग्यशाली महसूस किया। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। लाइव प्रसारण शुरू हुआ। इसके साथ कोई भी झांग तुम बाहर खींच सकता था। झाओ गोजो के दिल और कई अन्य अब अपने गले में थे। झांग ये कैसे था जो एक रूकी था जिसने कुछ दिन पहले काम शुरू किया था, इस स्थिति को हल करने के लिए जा रहा था जिसमें इतनी बड़ी दुर्घटना थी। कौन जानता है कि क्या ये भी बदतर हो जाएगा। इसे भाग्य तक छोड़कर झाओ गोजो और कंपनी ने छोड़ दिया। दूसरी तरफ झांग आप शांत दिखाई दिए और वास्तव में थोड़ा उत्साहित लग रहा था। उन्होंने शांति से कहा, हेलो हर कोई, ये एक देर रात की भूत कहानियां कार्यक्रम है। मैं आज तुम्हारा डीजे होगा। झांग तुम आखिरी उपन्यास के साथ की अंत में अत्यधिक सराहना की गई थी। हम आज एक नए काम में आ जाएंगे। भूत ने प्रकाश को उड़ा दिया। भूत ने प्रकाश को उड़ा दिया। वह क्या था? झाओ गोजो और कंपनी को चकित कर दिया गया था। झांग तुमने अपने स्वर को समायोजित किया और एक कम गहरी आवाज के साथ कहा, परिचय। कब्र लूटना ट्यूरिंग कविता लिखने या कला बनाने की तरह नहीं है। हम उस सुरुचिपूर्ण, आराम से, आदरणीय या सम्मानजनक नहीं हो सकते हैं। गंभीर लूटिंग एक तकनीकी कौशल है, एक कौशल तोड़ने के लिए एक कौशल है। झांग तुमने कहा कि न तो जल्दी से न ही धीरे धीरे। जब उसने सुनाई इन सभी कहानियों ने एक अपूर्ण किताब के साथ शुरू किया, मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया। वो पुस्तक फेंग शुई का रहस्यवादी रहस्य यिन और 16 वर्णों में यांग है। हालांकि कोई भी नहीं जानता कि पुस्तक के अंतिम भाग के साथ क्या हुआ। एकमात्र चीज जो पहले भाग है, पुस्तक में मुख्य रूप से जियोमेंसी और कब्रों की संरचना को पढ़ने के रहस्यों के बारे में है। शब्द और स्वर का उपयोग बहुत स्थिर था। झांग तुमने पहली बार इस पुस्तक को चुना था क्योंकि भूत प्रकाश बाहर निकलता है इस दुनिया में मौजूद नहीं था। दूसरा, यह पुस्तक वास्तव में लोकप्रिय थी। चाहे इसकी बिक्री और इसकी शानदार प्रतिक्रिया में हो, यह प्रकाशित होने के समय झांग एक ही दुनिया में नंबर 1 था। अन्य अलौकिक उपन्यासों के साथ तुलना को अनदेखा करते हुए यह आगे बढ़ने के बाद सबसे अधिक मुख्यधारा के रोमांटिक उपन्यासों की तुलना में आगे बढ़ता था। तीसरा, ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वह स्क्रिप्ट से बाहर निकलने और पढ़ने का अभ्यास कर रहा था तो उसने इस पुस्तक का उपयोग किया था। इस प्रकार वह अभी भी उपन्यास की शुरुआत में सामग्री को ईमानदारी से पढ़ सकता है। यहां तक कि अगर उसकी याद में गलती या त्रुटियां थीं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह साजिश को प्रभावित नहीं करता था। तारांकन भूत ने प्रकाश को उड़ा दिया चीन में एक प्रसिद्ध उपन्यास है। गुरुत्वाकर्षण पर नोम्यमी वास्तव में एक टीजे के रूप में पहले अध्याय का अनुवाद किया है। इसे यहां देखें। अनुवाद के भाग नोम्यमी के मूल अनुवाद का उपयोग कर रहे थे। नोम्यमी के लिए धन्यवाद।